हेलो एवरीवन, मैं हूं गर्वित। आई वेलकम यू ऑल इन द सेशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। आज हम ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट ही करने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक से। तो हम विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहूँगा कि ट्रांसपोर्टेशन हम सिविल इंजीनियरिंग क्यों पढ़ते हैं। ये अदर ब्रांचेज एज लाइक अपने मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, अदर कोर ब्रांचेज होती हैं, वो क्यों नहीं इसको पढ़ते हैं। तो जैसा कि आप समझ सकते हैं कि जो भी हम ट्रांसपोर्टेशन करते हैं तो इसमें हमें कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत होती है। जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन हम बेसिकली 3 तरह से करते हैं। पहला होता है बाई एयर, जिसमें हम एयरपोर्ट का कंस्ट्रक्शन किया जाता है। बाई लैंड, जिसमें हम वाटर बनाते हैं। और जो अपने बाई लैंड, जिसमें हम रोड बनाते हैं, सॉरी। और बाई वाटर, जिसमें हम उसको हार्बर बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं बंदरगाह। ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन की डेफिनेशन आप सभी अच्छे से जानते होंगे, फिर भी मैं एक बार हिंदी में बता देता हूँ। ट्रांसपोर्टेशन वो है जिसमें हम गुड्स का, सामान का, पैसेंजर का ट्रांसपोर्ट करते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर। मैंने डेफिनेशन बोर्ड पर लिखी हुई है, चाहिए आपको मैं उसको दिखाना चाहूँगा। ये है अपना जो सब्जेक्ट है वो पढ़ने वाले, वो मैंने लिखा हुआ है द ट्रांसपोर्ट। एक ट्रांसपोर्ट में भी डिफाइंड एज द मूवेबिलिटी। क्या लिखा हुआ है मैंने? मूवेबिलिटी मतलब एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक ले जाने वाला मोशन बोल सकते हो। ऑफ किसका? गुड्स का, सामान का। एंड पैसेंजर, पैसेंजर मतलब हम लोग हो गए, पीपल्स वगैरह। फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस आएगा। बोर्ड थोड़ा छोटा है तो मैंने प्लेस लिखा नहीं है, वो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। क्या है? फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है। तो चलिए अब सबसे पहले टाइम खराब न करते हुए इसकी इंडेक्स को देखते हैं। इंडेक्स में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ट्रांसपोर्ट के अंदर क्या क्या चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं, उसके बारे में देखते हैं। तो मैंने इधर नंबरिंग की हुई है चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 एंड चैप्टर 6। ठीक है। तो देखिए चैप्टर फर्स्ट में हम जियोमेट्रिक डिजाइन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? जियोमेट्रिक डिजाइन। ये काफी इंपॉर्टेंट है। मैं इसको बोलता हूँ 5 स्टार चैप्टर। 5 स्टार क्यों बोलता हूँ? क्योंकि आप कोई सा भी एग्जाम दे लीजिए, ध्यान से सुनना, कोई सा भी एग्जाम दे लीजिए, 1 से 2 क्वेश्चन इधर से आना 100% सही है। फुल पॉसिबिलिटी है यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है। तो ज्योमेट्रिक डिजाइन में बेसिकली हम पढ़ने वाले होते हैं हॉरिजॉन्टल कर्व, वर्टिकल कर्व, ट्रांजिशन कर्व, साइड डिस्टेंस, जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो जब ये चैप्टर में शुरू करूंगा उसके बाद मैं आपको पूरा एक बार बताऊंगा टॉपिक्स क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर भी, तभी स्टार्ट करेंगे। ठीक है। उसके बाद आ जाता है अपना ट्रैफिक इंजीनियरिंग। ट्रैफिक इंजीनियरिंग में हम क्या करते हैं? ट्रैफिक की डिजाइन वगैरह करते हैं, कितना ट्रैफिक आने वाला है, कैसे क्या सब चीज इसके अंदर एनालिसिस करेंगे। जब इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो इसके अंदर भी मैं इसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स आते हैं उसको तभी एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पर एक्सप्लेन करना मेरे को इतना फ्रूटफुल नहीं लग रहा है, सिर्फ टाइम वेस्ट ही है। ठीक है। उसके बाद हमारा अगला चैप्टर है सरफेस हाईवे मटेरियल्स। जो हमारा हाईवे बनाते हैं उसके सरफेस पर क्या क्या मटेरियल्स हमारे पास अवेलेबल है और क्या कंडीशन, किस कंडीशन के हिसाब से कौन सा हमें यूज करना है, वो सारा हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं, सरफेस हाईवे मटेरियल। उसके बाद जो आप अगला देख पा रहे हैं पेमेंट डिजाइन। क्या है? पेमेंट डिजाइन। मटेरियल का जब हमें एक बार पता पड़ गया तो हमें डिजाइनिंग करना काफी आसान हो जाता। IRC इंडियन रोड कांग्रेस ने काफी सारे रूल्स दिए हुए हैं उनकी मदद से। ठीक है। तो पेमेंट की डिजाइन कर सकते हैं। इसके अंदर वही टॉपिक क्या पढ़ने हैं, जिस दिन इस चैप्टर को लेंगे उस दिन मैं आपको टॉपिक्स भी समझाऊंगा। अगला है अपना हाईवे कंस्ट्रक्शन। अब पेमेंट की डिजाइन होगी तो पूरा हम हाईवे कंस्ट्रक्शन करने के लिए भी रेडी हो जाते हैं। हाईवे काफी लॉन्ग वाले होते हैं, काफी लॉन्ग ट्रेवल वाले होते हैं, तो उस दिन चैप्टर 5 में हम इसकी ट्रेवल करेंगे, डिजाइनिंग हाईवे कंस्ट्रक्शन की। लास्ट ये बचता है, ये अपना हाईवे इंजीनियरिंग से अलग होता है क्या? रेलवे एंड एयरपोर्ट। रेलवे एंड एयरपोर्ट ये सबसे आखिरी है और इधर से भी जनरली 1 से 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसको भी हमें कोई भी चैप्टर हमें छोड़ना नहीं है। जो पढ़ेंगे अच्छे से पढ़ेंगे और विद न्यूमेरिकल्स करेंगे, प्री के हिसाब से भी और मेंस के हिसाब से भी। ठीक है। तो चलिए मैं इसको रफ कर देता हूँ। तो अब चलिए हम देखते हैं कि हम चैप्टर फर्स्ट, जैसा कि आपको दिख ही रहा है बोर्ड पर, ज्योमेट्रिक डिजाइन। ज्योमेट्रिक डिजाइन के अंदर हम क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं पहले उन्हें देख लेते हैं हम। ठीक है। सबसे पहले ज्योमेट्रिक डिजाइन में जो हम कवर करने वाले हैं वो हम करेंगे पेमेंट्स के बारे में कुछ जानेंगे। पेमेंट्स के अंदर क्या क्या चीज आती हैं, जैसे कि अपना फ्रिक्शन हो गया, स्किडिंग हो गया, कैम्बर हो गया, कर्व हो गया, ये सारे क्रॉस सेक्शन एलिमेंट भी देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे साइड डिस्टेंसेस। क्या देखेंगे हम? साइड डिस्टेंसेस, जिसमें हमारे पास कई सारी साइड डिस्टेंसेस है और ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैं बोलूंगा।
ठीक है। साइड डिस्टेंसेस जैसे हमारे SST होता है, अगर आपने पहले पढ़ रखा होगा तो आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। OSD होता है, ISD होता है, HSD होता है, 4 तरह के होते हैं। तो अगर आप बिल्कुल नहीं स्टूडेंट, तो टेंशन नहीं लेना, बड़े प्यार से और आसानी से समझने वाले हैं ईच एंड एवरी टॉपिक, ठीक है। उसके बाद होता है अपना हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, ठीक है। क्या होता है हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट? कर्व, मतलब बोलने का मतलब तरीका ये है कि हॉरिजॉन्टल कर्व की डिजाइनिंग करते हैं, और डिजाइनिंग के लिए हमें क्या क्या टेक्निक्स अपनानी पड़ती हैं। जैसे कि एक ट्रांजिशन कर्व होता है, क्या होता है, ईच एंड एवरी टर्म हम बड़े इजीली समझेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद होता है अपना वर्टिकल अलाइनमेंट कर्व। क्या हो जाता है वर्टिकल। अब हॉरिजॉन्टल की डिजाइनिंग के बाद हम करेंगे वर्टिकल कर्व की डिजाइनिंग। क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं, सब धीरे धीरे बेसिक से करेंगे। बिल्कुल आप अगर कुछ भी नहीं आता ना तो भी बिंदास होकर माइंड फ्री रख के पढ़ना है, आपको इतना अच्छा समझ में आएगा। आई एम डैम श्योर कि आप मेरे से एक चैप्टर पढ़िए और जो भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके क्वेश्चंस लगाइए, मोर देन 80% आप बनाएंगे, ठीक है। लास्ट में बच जाते हैं अपने माइनर टर्म्स, ठीक है। क्या बच जाते हैं माइनर टर्म्स। तो ये चैप्टर को 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पेमेंट से रिलेटेड सारी टर्म्स इसमें आएंगी, साइड डिस्टेंस से सारे रिलेटेड टर्म्स इसमें आएंगी, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट हॉरिजॉन्टल कर्व सारे इसमें आएंगे, वर्टिकल सारे इसमें आएंगे, और जो अदर टर्म्स है इंपॉर्टेंट वो सारी इसके अंदर आएंगे, ठीक है। तो फिर शुरू करते हैं। नीचे गिर गया था। तो चौक का यही दिक्कत है, ये बोर्ड पर चिपक जाती है भाई, कोई दिक्कत नहीं आती है, समझते हैं। तो देखो और भी कुछ चीज समझ लेते हैं हम। सबसे पहले मैं हेडिंग डालता हूँ, उसके बाद मैं बात करूंगा आपसे। सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशन, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशन, ठीक है। तो जैसा कि हम कोई भी चीज की पेमेंट की डिजाइनिंग करते हैं तो हमें कुछ टर्म्स है, 3 टर्म्स फैमिली, ज़्यादा भी नहीं है और बड़े आराम से समझने वाले हैं। जैसे कि हमारे पास हो गई डिजाइन स्पीड। पहला क्या है, मैं लिख देता हूँ डिजाइन स्पीड। डिजाइन स्पीड जैसे जैसे मैं लिखते जाऊंगा वैसे वैसे ही समझते जाएंगे। चलिए पहले मैं डिजाइन स्पीड को समझा देता हूँ। जैसे कि आप हाईवे पर जाते होंगे तो आपने कई बार नोटिस किया होगा बोर्ड पर 2 व्हीलर्स की स्पीड उस पर डिफाइन होती है, 4 व्हीलर की डिफाइन होती है, बस की डिफाइन होती है, ट्रक्स की डिफाइन होती है। तो क्या स्पीड कैसे निकाली जाती है, क्या होती है ये, ठीक है। तो डिजाइन स्पीड वो स्पीड है जिसमें उस स्पीड को 98% व्हीकल्स उसको फॉलो करेंगे। मतलब मान लीजिए अगर हमारे पास कोई हाईवे है जिसमें हमारे पास 100% व्हीकल्स जाते हैं तो 98% व्हीकल उस स्पीड को फॉलो करेंगे। या जैसे कि मैं बोलूँ बाइक्स के लिए 60 किलोमीटर पर आवर की किसी हाईवे पर डिजाइनिंग है तो उस 60 जो किलोमीटर पर आवर की स्पीड है 60 से नीचे 98% बाइक 60 से नीचे जाएंगे, ओनली 2% उसको क्रॉस कर सकती हैं, उस स्पीड से अबव जा सकती हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा। चलिए इसको फिर लिखते हैं। इट मे बी डिफाइंड एज दैट स्पीड below which 98% व्हीकल चलिए मैंने बोल दिया है तो आप लिख लेना व्हीकल कैन फॉलो, ठीक है। मतलब वो डिजाइन स्पीड है, इट मे बी डिफाइंड एज दैट स्पीड बिलो विच 98% व्हीकल कैन फॉलो। मतलब मैंने जो समझाया वही चीज लिखा हुआ है कि ये वो स्पीड है जिससे 98% जो व्हीकल उस पर जाएंगे उसको नीचे फॉलो करेंगे या उस तक फॉलो करेंगे। 60 जैसे मैंने बाइक्स के लिए बताया था 60, तो वो मैक्सिमम 60 फॉलो करेंगे, उससे ज्यादा फॉलो नहीं करेंगे। मैंने दूसरी भी डेफिनेशन बताई थी 2% वाली, तो मैं एक और लिख देता हूं। इट मे बी डिफाइंड एज, ये दूसरी डेफिनेशन है 2% के हिसाब से, डिफाइंड एज ओनली 2% व्हीकल, only 2% vehicle can go above this speed,
तो आपको समझ में आ गई होगी क्या बोलना चाह रहा था मैं, कि ये वो स्पीड है जिसको या तो 98% व्हीकल उस स्पीड डिजाइन स्पीड को फॉलो करेंगे या उससे नीचे रहेंगे, या सिर्फ ओनली 2% टोटल हुआ 2% जो होगा वो उसको अक्रॉस कर सकता है। तो इस चीज इसमें हो गई। चलिए इसको फिर से रफ कर देता हूँ मैं। तो पहला आपको समझ में आया होगा डिजाइन स्पीड, क्या समझा हमने सबसे पहले डिजाइन स्पीड, ठीक है। अगली एक और टर्म देखते हैं, थोड़ी सी स्पीड भी बढ़ाते हैं। अगला जो होता है वो हमारे पास होगा ट्रैफिक वॉल्यूम। क्या होगा मेरे भाइयों? ट्रैफिक वॉल्यूम होगा, उसको समझते हैं। देखिए ट्रैफिक वॉल्यूम वो होता है कि किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन पर, मान लीजिए मैं किसी हाईवे पर बैठकर, किसी हाईवे के एक फिक्स पॉइंट पर बैठकर अपने पास, मेरे पास कोई भी इंस्ट्रूमेंट है या कुछ नहीं तो पेन कॉपी तो होगा ही होगा, मैं जज करूं कि उस क्रॉस सेक्शन पर जिस पर मैं बैठा हूं या उस पॉइंट पर जिस पॉइंट पर मैं बैठा हूं, यूनिट आवर मतलब 1 आवर में कितने व्हीकल उसको क्रॉस करते हैं, वही क्या हो जाएगा अपना ट्रैफिक वॉल्यूम। क्या हो जाएगा? ट्रैफिक वॉल्यूम। तो मैं लिखता हूं दूसरा हम जो समझने वाले हैं वो क्या है? ट्रैफिक वॉल्यूम। क्या होने वाला? ट्रैफिक वॉल्यूम, ठीक है। तो इसको जो अभी बोला वही चीज उसी के बेसिस पे डिफाइन करता हूं। इट मे बी डिफाइंड एज, इट मे बी defined as the number of vehicles, as the number of vehicles passing in section, जिस सेक्शन पर हम देखना चाह रहे हैं उस सेक्शन पर हम सेट करेंगे या बैठेंगे और अपने इंस्ट्रूमेंट के साथ और एनालिसिस करेंगे कितने इंस्ट्रूमेंट उसको पास कर रहे हैं। पासिंग इन सेक्शन इन यूनिट आवर, इन यूनिट आवर, एक घंटे में उसको कितना, उस सेक्शन को कितने व्हीकल्स क्रॉस करते हैं, वही अपना क्या हो जाएगा? ट्रैफिक वॉल्यूम। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले पर चलते हैं, थर्ड पर। ये मैंने बोला था 3 इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है या टर्म्स है जिनको आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो वो चीज समझते हैं। थर्ड जो होने वाला है वो अपना होने वाला है, मैं लिख देता हूं, उसके बाद उसको समझाऊंगा आगे। ट्रैफिक क्या होगा? ट्रैफिक डेंसिटी। क्या होगा? ट्रैफिक डेंसिटी। क्या होगा मेरे भाइयों? ट्रैफिक डेंसिटी। अब ट्रैफिक डेंसिटी को समझ लेते हैं। ट्रैफिक डेंसिटी को हम समझ सकते हैं कि किसी भी 1 किलोमीटर रोड पर, हाईवे को ले सकते हैं, हमें किसी को भी ले सकते हैं, किसी भी 1 किलोमीटर हाईवे की डिस्टेंस तक, ये मक्खी भी आ गई यार स्टूडियो में, किसी भी 1 किलोमीटर रोड पर कितने नंबर ऑफ व्हीकल्स उसको ऑक्यूपाई करके रखे हुए हैं या कितने नंबर ऑफ व्हीकल्स प्रेजेंट है 1 किलोमीटर लेंथ ऑफ रोड पर, वही क्या हो जाएगा अपना ट्रैफिक डेंसिटी, ठीक है। जैसे डेंसिटी क्या होता है? एक तरह से घनत्व होता है, तो वही चीज है, ठीक है। तो इसको डिफाइन करते हैं, चलिए। और सॉरी यार इस मक्खी के लिए जो डिस्टर्ब कर रही है, ठीक है। इसको डिफाइन करते हैं कि ये क्या हो जाएगा? इट मे बी डिफाइंड एज, it may be defined as the number of vehicles, number of vehicles occupying वो जो बोला था वही 1 किलोमीटर ऑफ रोड लेंथ, मतलब 1 किलोमीटर में कितने व्हीकल्स प्रेजेंट हैं या कितने व्हीकल्स उसको कवर करके रखे हैं 1 किलोमीटर ऑफ रोड को, वही क्या हो जाएगा? अपनी ट्रैफिक डेंसिटी हो जाएगी। तो यहाँ तक बिल्कुल उम्मीद है कोई मैंने रॉकेट साइंस तो पढ़ाई नहीं है, काफी आराम से आपको समझ में आ रहा होगा। और मैं एज ए स्टूडेंट और एज ए एक्सपीरियंस टीचर मैं प्रेफर करना चाहूंगा कि आप नोट्स साथ के साथ ही बनाएं, ठीक है। नोट्स साथ के साथ बनाएंगे ना तो इससे आपको चीजें काफी सारी याद होने में काफी हेल्पफुल रहेगा ये चीज। और जब आप लिखते हैं ना तो आपका माइंड और आपकी आइज दोनों उस पर वर्क करती हैं, तो वो चीज लॉन्ग टाइम तक रिमेम्बरेबल होती है। तो मेरा पढ़ने का जब मैं स्टूडेंट था तो यही था प्रोसीजर। बाकी मैं एज ए स्टूडेंट ही आपको प्रेफर कर रहा हूँ कि आप भी यही करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो अगला जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं पेमेंट सरफेस कैरेक्टरिस्टिक। जो मैंने टॉपिक में सबसे ऊपर लिखा था वही चीज हम पढ़ने वाले हैं। मैं लिख देता हूं क्या पढ़ने वाले हैं। पेमेंट
सरफेस कैरेक्टरिस्टिक, आप पूरा लिख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये सब इसमें समझाने का लिए भी कुछ है नहीं। पेमेंट सरफेस कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो देखिए किसी भी पेमेंट पर जब व्हीकल रन करता है ना तो उसमें फ्रिक्शन एक्ट करता है। क्या एक्ट करता है? फ्रिक्शन एक्ट करता है। ये सब आपको सबको पता ही होगा, नॉर्मल सी बात है, 11th-12th की फिजिक्स में भी काफी बार पढ़ा हुआ है। फ्रिक्शन एक्ट करता है। तो देखिए अब ट्रांसपोर्टेशन में ना जो फ्रिक्शन जो एक्ट करता है वो होता है हमारा 2 टाइप्स का। कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का होता है। पहला ये होता है लॉन्गिट्यूडनल, मतलब जिस डायरेक्शन में, मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ, 2 टाइप्स का होता है। एक होता है लॉन्गी, अभी और अच्छे से इसको डिफाइन भी करेंगे। दूसरा होता है लेटरल, ठीक है, लॉन्गी और लेटरल। मान लीजिए ये आपकी रोड है, एक कर्व में है, और ये अपना हो गया व्हीकल। भाई राइटिंग और ड्राइंग थोड़ी सी खराब है, तो देखिए ये अपना व्हीकल हो गया, तो थोड़ा मैनेज आपको भी करना पड़ेगा। तो देखिए ये जिस, अगर अलोंग द रोड, मतलब जिस ट्रैक पर हम जा रहे हैं उसी की लाइन में अगर जो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है तो वो तो अपना होगा लॉन्गी। क्या होगा? लॉन्गिट्यूडनल। क्या होगा? लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन, ठीक है। और कर्व के सेंटर से दूर जो व्हीकल, जो हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स लगने वाला है, जो रिएक्ट करने वाला है, क्योंकि जब भी हम कोई कर्व पर आते हैं ना तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑटोमेटिकली एक्ट करने लग जाता है। क्या करने लग जाता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करने लग जाता है, और जो हमारे व्हीकल को अपनी तरफ खींचता है। किधर की तरफ खींचता है? इधर की तरफ खींचने की कोशिश करता है, ठीक है। तो जब इधर की तरफ खींचेगा तो इस व्हीकल पे इधर की तरफ एक फ्रिक्शन लगेगा, जो कि आप इससे भी समझ सकते हैं, इस वाले एरो से भी। तो इसी एरो को मैं समझाने के लिए बोल देता हूं, ये क्या हो जाएगा अपना? लेटरल फ्रिक्शन फोर्स। क्या हो जाएगा? लेटरल फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम डालते हैं, हमने क्या समझा उसी को हेडिंग डालते हैं। सबसे पहले हम हेडिंग डालते हैं फ्रिक्शन फोर्स की। 1 क्या है? फ्रिक्शन ऑन पेमेंट्स, फ्रिक्शन ऑन व्हीकल्स, टायर कर लो, या फ्रिक्शन ऑन टायर्स, टायर्स के हिसाब से जाते हैं, ठीक है। फ्रिक्शन ऑन टायर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स को मैं आपको समझा देता हूँ। फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है उसको मैं आपको डिफाइन करूंगा। और हमारे पास ये क्या होता है? एक तरह से रिपल्सिव फोर्स होता है, मतलब एक अपोज करने वाला एक फोर्स होता है। तो अपोज करने वाले हमारे पास, मतलब इस पूरे एनवायरनमेंट में 3 तरह के फोर्स होते हैं। पहला आप देख ही रहे हो फ्रिक्शन, दूसरा आपने सुना होगा विस्कस, और तीसरा आपने सुना होगा ड्रैग। विस्कस फोर्स और ड्रैग फोर्स, ठीक है। तो फ्रिक्शन को मैं एक्सप्लेन करूंगा, आप मेरे को विस्कस और ड्रैग्स को कमेंट्स में करके बताएंगे कि आप उसके बारे में क्या जानते हैं, ठीक है। तो मैं सबसे पहले समझते हैं फ्रिक्शन फोर्स को। मैं ऐसे लिखता हूं भाइयों, फोर्स एफ ब्रैकेट में फोर्स, अगर ई ब्रैकेट में तो एनर्जी, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स में बी डिफाइंड एज, फ्रिक्शन फोर्स में बी डिफाइंड एज द रिपल्सिव फोर्स, एज द रिपल्सिव, मतलब ये हमारा क्या करना चाहेगा? उसको रोकना चाहेगा। ठीक है, एज द रिपल्सिव, SIVE, रिपल्सिव फोर्स टू मोशन। इसको मोशन को अपोज करने के लिए जो हमारा वो होगा फोर्स जो एक्ट करेगा, रिपल्सिव फोर्स, उसी को हम क्या बोल देते हैं? फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको लिखा देता हूं। इट एक्ट बिटवीन ओनली सॉलिड टू सॉलिड बॉडीज। यहीं से डिफरेंस आप बना सकते हैं विस्कस का भी और ड्रैग का भी। सॉलिड बॉडीज, मतलब जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो हमेशा किस पे एक्ट करेगा? सिर्फ सॉलिड बॉडी पर, और सॉलिड दूसरी भी क्या होगी? सॉलिड बॉडी होगी। जैसे कि मैं समझाना चाहूंगा, ये मान लीजिए ये व्हीकल के टायर है, ये हमारी पेमेंट रोड है, तो व्हीकल के टायर्स पे ही तो वो लगेगा फ्रिक्शन फोर्स। तो देखिए टायर्स कैसे एक तरह से सॉलिड फॉर्म में, और पेमेंट जो होती है वो तो सॉलिड होती है। इसी तरह से मैं आपको एक हिंट दे दी है क्या विस्कस को और ड्रैग को कैसे समझेंगे। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज कमेंट्स में मेरे को बताना, लेट मी नो कि आप विस्कस और ड्रैग के लिए क्या जानते हैं, अदरवाइज आई कैन हेल्प यू, ठीक है। तो ये चीज हो गई फ्रिक्शन मैंने अभी समझाया था कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। तो उसको भी एक बार देखते हैं अच्छे से आगे। कोई दिक्कत नहीं भाई, टाइम लग जाए पर चीज एक बार पढ़नी है, अच्छे से पढ़नी है, समझे। ये इधर में बना देता हूं,
जैसे कि ये अपना क्या हो गया, कोई कर्व हो गया, और ये अपनी क्या हो गई, कोई व्हीकल। तो ये जैसे कि आप देख पा रहे हैं, तो ये इधर की तरफ जो लगेगा ये क्या हो जाएगा अपना म्यू लॉन्गी। लॉन्गी म्यू क्या आएगा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। म्यू क्या है, मैं अभी लिख भी दूंगा, म्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। और जो इधर की तरफ जो एक्ट कर रहा है वो क्या होगा, म्यू लेटरल। क्या होगा, म्यू लेटरल। ठीक है, तो अभी बताया था कि दो तरह के फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल फ्रिक्शन और लेटरल फ्रिक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले एक हम देख लेते हैं इनके बारे में। आईआरसी ने क्या रिकमेंड करा है भाई, आईआरसी मतलब इंडियन रोड कांग्रेस। आप अपनी कॉपी में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, मैं बोल रहा हूँ इंडियन रोड कांग्रेस। ठीक है, उसने हमको जो डिफाइंड करा है वो करा है म्यू लेटरल। जो डिफाइंड करा है उसने हमको दो बोला है, 0.15 और 0.1। ठीक है, 0.11। ठीक है, उसने हमको क्या करा है, दो चीज रिकमेंड करी है, 0.15 और 0.11। अभी कौन सा हाईवे के लिए है, कौन सा एक्सप्रेस वे के लिए, कौन सा नेशनल हाईवे के लिए, कौन सा स्टेट हाईवे के लिए, वो चीज देखते हैं। ठीक है, तो देखिए 0.11 किया है, वो किया है हमको एक्सप्रेस वे के लिए। इसके लिए किया है एक्सप्रेस वे के लिए, इसके लिए एक्सप्रेस वे। और हम सब यही जानते हैं कि एक्सप्रेस वे सबसे हाईएस्ट डिजाइन स्पीड के लिए डिजाइन किया गया होता है। इसमें स्पीड मोर देन 100 होती है, 100 kmph। बाकी जितने भी अदर्स जैसे आ जाते हैं अपने स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे, अपनी सिटीज के अंदर रोड जो भी आ जाती है, उनमें जो लेटरल फ्रिक्शन दिया जाता है, मतलब म्यू जो दिया जाता है वो कितना दिया जाता है, 0.15। मैं लिख भी देता हूँ किन के लिए डिजाइन किया जाता है, हाईवे एंड ऑल अदर्स। ठीक है, बाकी सब में जितना म्यू लेटरल दिया जाएगा वो कितना दिया जाएगा, 0.15। ये चीज मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कई बार क्या ना हमको न्यूमेरिकल्स पूछा जाएगा और इनकी वैल्यू नहीं दी जाएगी, तो हमें ये चीज थोड़ा याद रखना है। याद कैसे रखेंगे, बार बार रिवीजन करना है, एक बार लिखकर आप खुद से एनालिसिस करना है, शाम को आपको मेडिटेशन करना है, सोचना है कि हमने आज क्या पढ़ा, उसी से सारी चीजें याद हो जाती हैं। ठीक है, तो ये हो गया लेटरल के बारे में। चलो मैं लॉन्गिट्यूडनल के बारे में भी समझाने की कोशिश करता हूँ। इधर दूसरा जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं म्यू लॉन्गिट्यूडनल। क्या पढ़ने वाले हैं, म्यू लॉन्गिट्यूडनल। म्यू लॉन्गिट्यूडनल हमको भी आईआरसी ने दो बोला है, 0.35 से लेकर ये वैल्यू जा सकती है 0.4 तक। अब जैसा कि हमने यहाँ देख पा रहे हैं स्पीड क्या है, ज्यादा। क्या है, स्पीड ज्यादा, तो फ्रिक्शन देखो कम रखा है ना, क्योंकि जब स्पीड ज्यादा होगी, अगर फ्रिक्शन ज्यादा हो गया तो टायर्स का जो हमारा वियर एंड टियर होगा ना वो मैक्सिमम होगा और टायर जल्दी खराब होने की टेंडेंसी रहेगी। तो इसलिए हम जब ज्यादा स्पीड होती है तो फ्रिक्शन ऑफ कोफिशिएंट का रखते हैं, कम रखते हैं। ठीक है, ऐसी हाईवे स्पीड पर स्पीड कम होती है तो थोड़ा फ्रिक्शन हमने बढ़ा दिया। ऐसी सेम देखिए, ये फ्रिक्शन क्या है, कम है इसके रेस्पेक्ट में, तो इसकी स्पीड क्या है हमारे पास, लगभग 100 kmph की है। तो हमारे पास जो लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन जो एक्ट करेगा वो कितना पड़ेगा, 0.35। यहीं मैं अगर 20 किलोमीटर के आसपास देखूं, 20 kmph की अगर स्पीड है तो हमारे पास जो फ्रिक्शन होने वाला है वो कितना होने वाला है, 0.4 फ्रिक्शन होने वाला है। ठीक है, तो ये चीज उम्मीद है आप साथ के साथ नोट करते हुए जाएंगे, वीडियो को स्टॉप करते हुए, क्योंकि मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ। ऑफलाइन मतलब खुद से ही पढ़ा रहा हूँ, सामने कोई स्टूडेंट है नहीं, तो आप पॉज करते हुए लिखते हुए जाना। बाकी कोई दिक्कत वाली बात हो तो प्लीज लेट मी नो, यू कैन कमेंट ऑन माई वीडियो। ठीक है, तो ये चीज हमने पढ़ ली फ्रिक्शन के बारे में, टाइप ऑफ फ्रिक्शन के बारे में। अब थोड़ा डिफरेंस जान लेते हैं जो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है और इससे कई बार आपको क्वेश्चंस मिलने की पूरी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, फ्रिक्शन हो गया कंप्लीट। उसके बाद हम पेमेंट सरफेस कैरेक्टरिस्टिक हेडिंग कर रहने देते हैं, कोई फर्क पड़ने वाला है। हम जानेंगे डिफरेंस बिटवीन स्किडिंग एंड स्लिपिंग। क्या डिफरेंस जानेंगे हम, स्किडिंग एंड स्लिपिंग। ठीक है, तो क्या हम हेडिंग डाली, डिफरेंस बिटवीन स्किडिंग एंड स्लिपिंग। क्या हेडिंग डालेंगे, बोर्ड ज्यादा हिल रहा है। डिफरेंस बिटवीन स्किडिंग एंड स्लिपिंग। राइटिंग का थोड़ा बहुत इश्यू हो सकता है, मैं इसलिए बार बार आराम से धीरे धीरे ही बोल रहा हूँ। ठीक है, क्या हेडिंग डालेंगे, मैं एक बार चौक ले लेता हूँ। ठीक है, तो स्किडिंग और स्लिपिंग के बारे में जानते हैं। पहले मैं समझाता हूँ एज यूजुअल, उसके बाद मैं लिखूंगा, उसको डिफाइन करूंगा। तो देखिए
स्किडिंग में क्या होता है ना, हम जब हार्स ब्रेकिंग करते हैं तो टायर हमारा लॉक हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए हमारी रोटेशन ऑफ टायर है, अगर मैंने हार्स ब्रेकिंग करी तो जैसे ही हमारा टायर ऐसे करके रोटेट करके रोड पे आगे जा रहा था, पर जैसे ही मैंने हार्स ब्रेकिंग करी तो टायर क्या हो जाता है लॉक, और हमारी व्हीकल क्या होती है, स्किड होती है। ये चीज देखना, फील करना, ये क्या हो रही है, स्किड हो रही है। यही जब मान लो मेरी व्हीकल बिल्कुल स्टॉप है और मैंने सडन एक्सलरेशन करा, क्या करा, सडन एक्सलरेशन करा, तो टायर क्या होता है यहीं पर रोटेट करने लग जाता है पर्टिकुलर एक ही पॉइंट पर, उसको हम बोलते हैं स्लिपिंग। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बाकी मैं और अच्छे से समझाता हूँ डायग्राम के थ्रू। जैसे कि मान लीजिए ये हमारे टायर का व्हीकल है, ये हमारा ए पॉइंट है इसका, ठीक है, और ये फिर से अगेन टायर ने रोटेशन चालू करी, मतलब मूव करता हुआ यहाँ पे पहुंचा, और अगेन ए पॉइंट इसी सेंटर पर आगे बिल्कुल अर्थ के कांटेक्ट में ही ए पॉइंट है। तो ठीक है, तो देखिए जैसा कि हम समझते हैं, फिर इनके बीच में इन्होंने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी, मान लीजिए एल डिस्टेंस ट्रेवल करी, और वो डिस्टेंस हम आराम से निकाल सकते हैं क्योंकि जो भी डिस्टेंस करी ट्रेवल करी है वो इसका सर्कमफ्रेंस ही होने वाला है 2πr, या मैं जिसको बोल सकता हूं क्या, पाई डी। तो मतलब अगर पाई डी डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो ना तो स्किडिंग हुई है और ना ही स्लिपिंग हुई है। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ रही है। बट अगर जो हमारी डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, मतलब मैं डी टी लिख देता हूं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई व्हील, वो क्या है, कम है किससे, एल से। जो नॉर्मल लेंथ होने वाली थी या नॉमिनल लेंथ होने वाली थी उससे क्या है, कम है डिस्टेंस ट्रेवल। क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल ऑफ व्हील अगर कम है। देखिए कम कब होगी, जब ये व्हीकल कहीं ना कहीं इधर ही रोटेट कर जाए, पहले ज्यादा मैक्सिमम रोटेशन दे जाए, पहले ही स्लिप की कंडीशन आ जाए। समझना बात को, फील करना। अगर ये व्हीकल सडन एक्सलरेशन करूं तो मैं व्हीकल यहीं रोटेट करता हुआ ए पॉइंट यहीं पे पहुंच जाएगा, इसी पॉइंट पर, उसके बाद आगे ट्रेवल करेगा तो dt जो डिस्टेंस ट्रेवल है वो ऑब्वियस सी बात है लेंथ कम हुई होगी, पहले ही व्हीकल का ए पॉइंट आ जाएगा अगर ये स्लिपिंग की कंडीशन है। तो डिस्टेंस ट्रेवल अगर लेस देन एल है तो ये कंडीशन कौन सी हो जाएगी अपनी, स्लिपिंग की। क्या हो जाएगी, कौन सी कंडीशन है, स्लिपिंग की। यही मान लीजिए अपना व्हीकल जा रहा था 100 किलोमीटर पर आवर से, ए पॉइंट यहाँ पर पहुंचा, उसके बाद मैंने हार्स ब्रेकिंग करी, तो हार्स ब्रेकिंग करी तो टायर जाम था, तो टायर जाम होने के बाद यहाँ पे जाएगा, अपना कोई मूवमेंट करेगा नहीं, फिर उसके बाद जैसे मैं ब्रेक यूज करूंगा तो आगे जाएगा। तो जो डिस्टेंस जो एक्चुअल में रुकने वाला था यहाँ पर अब रुकेगा कहाँ, यहाँ पर। तो ये वाली कंडीशन कौन सी हो जाएगी अपनी, स्किडिंग कंडीशन हो जाएगी। तो स्किडिंग कंडीशन के लिए क्या है, जो डिस्टेंस ट्रेवल है वो ग्रेटर देन होगी नॉमिनल लेंथ से। तो ये वाली कंडीशन जब भी आए तो कौन सी कंडीशन कहलाई जाएगी अपनी, स्किडिंग। क्या कहलाई जाएगी, स्किडिंग। ठीक है, क्या कहलाई जाएगी, स्किडिंग। ठीक है, तो ये चीज भी काफी आसान था समझने के लिए, शायद आपको पहले से भी पता हो, पर हमें सब बच्चों को देखना है, सभी को क्लियर करते हुए चलाना है सारे टॉपिक। ठीक है, तो ये चीज भी क्लियर होगी। चलो मैं इसको रब कर देता हूं। फिर से ही वही टॉपिक अपना यही चल रहा है, पेमेंट सरफेस कैरेक्टरिस्टिक। आज इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, बाकी जो बच्चे कुछ 4 या 3 थे मेजर, उनको उसी वीडियोस के पार्ट में कवर किया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम पेमेंट अनइवननेस की। क्या बात करेंगे, पेमेंट अनइवननेस। किसके बारे में बात करना चाह रहे हैं, पेमेंट अनइवननेस के बारे में बात करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पाते हैं कि हमारे पेमेंट कोई भी स्मूथ पेमेंट तो हम बनाते ही नहीं, क्योंकि स्मूथ पेमेंट बनाएंगे तो फ्रिक्शन हम जो अचीव करना चाहते हैं वो अचीव नहीं कर पाएंगे। तो पेमेंट क्या होती है हमारी, हल्की सी ऐसे ऐसे होती है। अगर मैं बिल्कुल माइनर स्केल पर देखूं तो, ठीक है, हमारी पेमेंट क्या होती है, ऐसी ऐसी होती है। बट सम टाइम्स क्या होना है, जैसे जैसे व्हीकल्स बढ़ आते जाते ट्रेवल करते जाते हैं तो रोड का वियर एंड टियर होता है, रोड खराब होती है, अनइवननेस आने लग जाती है। तो यही टर्म है पेमेंट अनइवननेस। ठीक है, तो यही चीज हम समझने वाले हैं। तो इस इधर से एक क्वेश्चन बनता है, पक्की बात है, इधर से एक क्वेश्चन बनता है एसएससी जेई का, तो मैं इधर से इसलिए एक स्टार भी मार्क कर देता हूँ। ध्यान रखना है, मैं जहां भी स्टार मार्क कर रहा हूँ ना, वो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, डैम श्योर। ठीक है, तो पेमेंट अनइवननेस की बात करते हैं तो इसको हम निकालते कैसे हैं, एक रह जाता है मेजर्ड बाई बम्प, BUMP बम्प इंडिकेटर। एक ऐसे मेजर किया जाता है बम्प इंडिकेटर। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो मैं इधर से अगेन स्टार कर देता हूं, और मैंने टॉपिक के ऊपर भी स्टार किया हुआ है, मतलब इस टॉपिक को कभी नहीं छोड़ना है, जब भी पढ़ना है इसको पढ़ना ही है। बम्प इंडिकेटर के थ्रू हम क्या करते हैं, पेमेंट अनइवननेस को मेजर करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको मैं समझा देता हूं
क्या होता क्या है समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए ये हमारा व्हीकल है, तो इसमें क्या करते हैं हम, एज लाइक ट्रॉली, ट्रैक्टर के पास जो ट्रॉली होती है उसी के रेस्पेक्ट में हमारे पास एक कार्ट होता है, उसमें हम अपना इंस्ट्रूमेंट फिक्स कर देते हैं। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट लगा दिया और इसके अंदर निडल होती है, तो जैसे ही ट्रॉली अनइवननेस की वजह से ऊपर नीचे होगी तो जो निडल है वो ऐसे ऐसे करके लेगी और हमें रीडिंग मिलेगी। ठीक है, तो रीडिंग के बेसिस पर ही फिर हम बताते हैं कि ये पेमेंट गुड है, ड्यूरेबल है कि नहीं, या बैड है, जो भी कैरेक्टरिस्टिक है वो सारी हम बताते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं गुड के लिए क्या क्राइटेरिया दिया गया है, और बैड के लिए क्या दिया गया है, और एक्सेप्टेबल के लिए क्या दिया गया है। ठीक है, तो देखिए पहला जो हम लिखते हैं वो है अपना 1500 mm पर किलोमीटर। क्या है, 1500 mm पर किलोमीटर। ठीक है, अगर हमारा पंप इंडिकेटर इंडिकेट कर रहा है 1500 mm पर किलोमीटर या उससे कम है तो और अच्छी बात है, तो वो हमारी कैसी है, गुड सरफेस है। कैसी है, गुड सरफेस है। कैसा सरफेस है मेरे भाइयों, गुड सरफेस है। ठीक है, यही अगर वो इंडिकेट करता है 2000, क्या इंडिकेट करता है, 2000 इंडिकेटर करता है, तो वो अपनी कैसी है, जस्ट सेटिस, कैसी है अपनी, जस्ट सेटिस्फैक्ट्री। कैसी है अपनी, जस्ट सेटिस्फैक्ट्री। ठीक है, मतलब अगर 2000 तक भी अनइवननेस है तो हम उसको सेटिस्फाइंग मान सकते हैं, उसको हम यूज करने के लिए अभी भी है, उसको रिपेयर करने की अभी कोई जरूरत हमारे पास नेसेसरी फील नहीं हो रहा है। बट यही इक्वल टू हो जाए या ग्रेटर हो जाए किससे, 35 mm पर किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर में 35 mm तक का अपने को अनइवननेस मिल रहा है, जो कि किससे नाप रहे हैं, बम्प इंडिकेटर से, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, बैड सरफेस। उसको हम क्या टर्म करेंगे, बैड सरफेस टर्म करेंगे, और उसका हमें दोबारा से रिपेयर करने की नेसेसरी मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो आप जितने भी कोचिंग में गए ना, उस कोचिंग में भी इतना भी समझाया जाता है। इवन ये तो शायद नहीं बताया गया होगा, पर ये तो जरूर बताया गया होगा। पर देखिए कंपटीशन बढ़ता जा रहा है तो लेवल बढ़ता जा रहा है। अब लेवल कैसे बढ़ेगा, ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा गया तो इसको नहीं पूछे जाएंगे, पर ये चीज कभी नहीं पूछी गई अभी तक मैंने जो एनालिसिस की है, तो ये चीज आने के ज्यादा चांस है, इसलिए मैं समझाता हुआ जा रहा हूँ। मैं जो प्रीवियस ईयर में आया वो तो कराऊंगा ही, और साथ में ये भी बताऊंगा कि क्या आने के चांस है। ठीक है, ये तो वही अपने इंडिया की बात, इसकी बात हो गई भाइयों इंडिया की। अपन बात करेंगे इंटरनेशनली, इंटरनेशनली कैसे नापा जाता है। ठीक है, तो देखिए पेमेंट अनइवननेस को जो इंटरनेशनली नापते हैं, अरे यार एक सामने बोर्ड होता है ना तो समझ में कम आता है, बिल्कुल पास में बोर्ड होता है। इंटरनेशनली जो हम नापते हैं, इंटरनेशनली अनइवननेस इज मेजर्ड बाय रफनेस ऑफ पेमेंट। कैसे नापा जाता है, रफनेस कहीं चेक करी जाती है, वही रफनेस के बारे में बात कर रहे हैं, और इसके लिए हमारे पास क्या है, IRI, इंटरनेशनली रफनेस इंडेक्स। क्या है, इंटरनेशनली रफनेस इंडेक्स। मैं तो इसको लिख भी देता हूँ, क्या है, इंटरनेशनली, ये आप लिख लेना, रफनेस इंडेक्स। क्या है, इंटरनेशनली रफनेस इंडेक्स। क्या है, इंटरनेशनली रफनेस इंडेक्स। और जो इसका फॉर्मूला जो दिया गया है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बम्प इंडिकेटर, जो चीज हमने पहले लिखा था कि कैसे नापा जाता है, बम्प इंडिकेटर, जिसकी वैल्यू क्या होती है अपने पास 630। IRI की वैल्यू जो होगी अपनी 1.12। क्या होगी, IRI की वैल्यू, मतलब इंटरनेशनली रफनेस इंडेक्स क्या होगी, इंटरनेशनली रफनेस इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी 1.12 होगी, और मल्टीप्लाई किससे होगा, वो 630 का। ये क्या है, इंटरनेशनली लेवल पर जो बाहर, मतलब बाहर जो लेवल से जो अनइवननेस निकाली जाती है वो कैसे निकाली जाती है, इस वाले फॉर्मूले से निकाली जाती है। पर इंडिया में डायरेक्ट हमारे पास बम्प इंडिकेटर के वो दे रखा है, वो इंस्ट्रूमेंट होता है, वो मतलब सिस्टम होता है पूरा, उसकी मदद से हम जो भी mm पर किलोमीटर आती है वो चीज हम निकाल लेते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो ये चीज आपको कहीं नहीं मिलेगी
किसी भी कोचिंग में कराई नहीं जाएगी, ये काफ़ी डीप स्टडी से आती है। तो आपको पढ़ाने से पहले मैं काफ़ी डीप स्टडी कर चुका हूँ, काफ़ी एक्सपीरियंस है, इसलिए आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, यही उम्मीद है पूरी, क्योंकि मैं बड़े आराम से सिर्फ एट ए टाइम सिर्फ एक ही टॉपिक समझा रहा हूँ, इवन टॉपिक का एक पार्ट ही समझा रहा हूँ, क्योंकि बोर्ड छोटा है वो बात अलग है, पर इससे आपके लिए काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। तो एंजॉय करें इस वीडियो को और अच्छे से समझें, और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन आपके लिए खुले रहेंगे, ऐसा मैं कंप्यूटर मास्टर को बोल दूंगा। ठीक है, उसके बाद जो अगला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो क्या है अपना कैमर। या जिसको हम क्या बोल सकते हैं, क्रॉस स्लोप। क्या बोल सकते हैं, क्रॉस स्लोप। मैंने क्रॉस CRO पर मेरी आदत थोड़ी शॉर्ट लिखने की हो चुकी है, तो मैंने इसलिए सबसे शॉर्ट में ही लिखना चालू कर दिया। तो भाइयों, सबसे ज्यादा टाइम जो क्वेश्चन SSC JEE ने पूछा है, मेनली मैं पर्टिकुलर SSC JEE की बात कर रहा हूँ, वो यही पूछा है कि क्रॉस सेक्शन हम डिजाइन ही क्यों करते हैं, या क्रॉस स्लोप हम क्यों देते हैं, या कैमर हम किसी भी रोड पे क्यों डिजाइन करते हैं। तो सबसे पहले उसी को मैं समझा देता हूँ। तो देखिए, जो हमारी रोड होती है ना, मेनली जो हाईवे वगैरह आपने देखे होंगे, बिट्यूमन के ज्यादा देखे होंगे कॉन्क्रीट के कंपेयर में। ठीक है, अगर बिट्यूमन का है, रेनफॉल तो होती रहती है, अगर गलती से वाटर ऑन सरफेस ऑफ बिट्यूमन स्ट्राइक कर गया या स्टिक कर गया, उधर ही रुक गया, तो बिट्यूमन की सरफेस को वो खराब कर देता है, उसकी क्वालिटी को डिक्रीज कर देता है। तो इसी के लिए हम क्या प्रोवाइड कराए जाते हैं, क्रॉस चैम्बर प्रोवाइड कराते हैं या क्रॉस स्लोप प्रोवाइड कराते हैं, मतलब रोड को हल्का सा उठा के रखते हैं, जिससे कि क्या पर्टिकुलर इफेक्टिव ड्रेनेज हम प्रोवाइड करा सकें। तो आप समझ ही गए होंगे कि चैम्बर का काम क्या है, इफेक्टिव ड्रेनेज प्रोवाइड कराना। यही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाई चैम्बर इज यूज्ड। ठीक है, तो वो आपका उसका आंसर क्या होगा, इफेक्टिव ड्रेनेज प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, और जब ये चैप्टर खत्म होगा तो हम SSC JEE और इवन कोशिश करूंगा गेट के और ES के भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराऊं अप टू 20 इयर्स तक। तो चलिए इसको डिफाइन करते हैं। इट इज यूज्ड टू प्रोवाइड इफेक्टिव, जो चीज बताई थी वही है, इफेक्टिव ड्रेनेज ऑन रोड। ठीक है, तो डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। इट इज यूज्ड टू डिफाइन इफेक्टिव ड्रेनेज, ये काफी इंपॉर्टेंट है, यही सबसे ज्यादा पूछा गया इसमें। और मैं अभी इस टॉपिक के होने के बाद या तो तुरंत ही एक इसी के ऊपर जो मेंस में न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है किसी भी क्वेश्चन के पार्ट में, वो डिस्कस करूंगा, या एक बार जो पर्टिकुलर ये अपना टॉपिक है कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद मैं न्यूमेरिकल आपको कोशिश करूंगा कराने की। ठीक है, तो कराऊंगा न्यूमेरिकल, इसमें कोई श्योर है, इसमें मैं बिल्कुल श्योर हूँ। ठीक है, और मेंस के हिसाब से ही प्रिपरेशन करते हुए चलना है एक बार, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं ना, प्री के हिसाब से क्वेश्चन रट लेते हैं, समझते नहीं है, रट लेते हैं। जब तक आप मेंस के हिसाब से प्रिपरेशन नहीं करोगे ना, तो रटोगे और मेंस में जाके चित्त हो जाओगे, सीधी सीधी बात है। तो इसलिए साथ में ही दोनों की प्रिपरेशन करते हुए चलना है। ठीक है, तो हमने कैम्बर समझ लिया कि कैम्बर होता क्या है। ठीक है, अब देखते हैं कि हम कैम्बर IRC ने हमको रिकमेंड कर रखा है। IRC क्या, मैंने पहले ही बोला था, इंडियन रोड कांग्रेस। तो इंडियन रोड कांग्रेस ने हमको कुछ कैम्बर फिक्स कर रखे हैं कि अगर टाइप ऑफ रोड ये है तो अगर उसमें भी लो रेनफॉल है तो हम इतना कैम्बर प्रोवाइड करेंगे, अगर हाई रेनफॉल है तो इतना कैम्बर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो वो चीज देख लेते हैं। मैं इसको डेफिनेशन रफ कर देता हूँ, जिससे पास मेरे को बोर्ड ज्यादा अवेलेबल हो जाएगा लिखने के लिए। ये है अपना टाइप ऑफ रोड। दूसरा क्या है अपना, लो रेनफॉल। मैं R से डिनोट कर रहा हूं, लो रेनफॉल। ऐसे इधर क्या हो जाएगा अपना, हाई, R मतलब रेनफॉल, लो रेनफॉल और हाई रेनफॉल। आपको लो वाले, देखो मैं एक थोड़ा 2-3 बार रिवीजन करेंगे तो आपको लो वाले भी याद हो जाएंगे, नहीं तो हाई वाले याद करने हैं, उसमें ही प्लस कर करके लो अपने आप निकल जाएगा ऑटोमेटिक, कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो जो अपन को याद करना है वो करना है हाई रेनफॉल। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट समझते हैं कॉन्क्रीट सीमेंट या सीमेंट कॉन्क्रीट। सीमेंट कॉन्क्रीट रोड, या इसी के केस में मैं ये बोल सकता हूं हाई टाइप
या हाई क्लास बोल सकते हैं बिटुमन। बिटुमन क्या होती है, वही अपना जो अपना हाईवे वगैरह सारे बिटुमन से तो प्रोवाइड किए जाते हैं, बिटुमन। ठीक है, तो ये अपना क्या हो गया, हाई सीमेंट कॉन्क्रीट रोड या हाई टाइप बिटुमन। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले लो में लिखते हैं, मैं कैम्बर को जो प्रोवाइड किया जाता है वो किया जाता है अपने को, मैं लिख देता हूँ 1 in n के रेस्पेक्ट में किया जाता है, 1 in n के रेस्पेक्ट में किया जाता है, जिसमें 1 क्या होती है अपनी वर्टिकल डिस्टेंस होती है और n क्या होता है अपना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो सबसे पहला अपने क्या है, पहला है सीमेंट कॉन्क्रीट रोड। अब देखिए सीमेंट कॉन्क्रीट रोड पे ना वाटर का इफेक्ट कम पड़ता है और बिटुमन की भी हम अच्छी क्लास ले रहे हैं, तो उधर भी वाटर की वजह से जो डैमेज होगा वो कम होगा। तो हम जो लो में देने वाले हैं वो देने वाले हैं 1 in 60, ज्यादा बड़ा नहीं, 1 in 60 मतलब एक, जब 60 मीटर हम हॉरिजॉन्टल ट्रेवल करेंगे तो कितने मीटर हम वर्टिकल एंगल उठाएंगे, ऐसे करके कितना उठाएंगे, अगर 60 में ऐसे जाता हूं तो इधर से कितना उठेगा, 1 मीटर उठेगा ओनली। तो देखिए काफी कम है। यही हाई है तो हम थोड़ा और ग्रेड को क्या करेंगे, स्लोप को क्या करेंगे, थोड़ा और स्टीप कर देंगे, मतलब पहले ही उठा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा अपना 1 in 50 हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहला क्लास क्लियर है। दूसरा है थिन बिटुमन रोड। दूसरा क्या है, थिन बिटुमन रोड। अब देखिए कहीं ना कहीं हाई क्लास बिटुमन या हाई टाइप बिटुमन से थिन बिटुमन की क्वालिटी कम होगी, और बिटुमन हमने प्रोवाइड भी कम कराया तो वाटर उसको इजीली डैमेज कर पाएगा। तो इसमें क्या करेंगे हम, थोड़ा स्लोप और करेंगे। थिन बिटुमन रोड में जो स्लोप स्टीप करेंगे वो कितना करेंगे, 1 in 50 किसमें, लो रेनफॉल के केस में। यही मैं अगर हाई रेनफॉल की बात करूं तो इधर और स्लोप स्टीप करेंगे 1 in 40, क्या हो जाएगा 1 in 50 और 1 in 40। ठीक है, देखो 1 in 60 सबसे अच्छा है लो में, इसका ही 10 कम कर दिया तो 1 in 50 हाई में। ठीक है, यही अगर जब हमारे पास थिन बिटुमन रोड आई तो इसका 10 कम करा, लो में पहुंच गए, इसका 10 कम करा, हाई में पहुंच गए। तो ट्रिक होती है कुछ याद करने की, पर आपको ये सीक्वेंस में ही याद करनी है। वो याद करने के लिए आपको ना चाहकर भी 1 से 2 बार रिवीजन करना पड़ेगा और कुछ नहीं करना। रिवीजन करने में आपका ही फायदा है, कोई और किसी का फायदा नहीं है। ठीक है, तो थर्ड हम देख लेते हैं, वाटर बाउंड मैकेडम। वाटर बाउंड मैकेडम मैं पूरा क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि ये जो मैं टेबल आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ या जो समझा रहा हूँ ना, मैं लास्ट में अभी इसी के टॉपिक पूरी टेबल कंप्लीट होने का कोशिश करूंगा आपको स्क्रीन पर भी दिखा दूं, जिसमें क्या है ना आपको पूरा लिखा हुआ भी होगा, आप उस वीडियो को पॉज करके लिख भी सकते हैं। तो वाटर बाउंड मैकेडम में क्या है ना, देखिए 1 in 50 है तो इसकी और हमें थोड़ा स्टीप करना पड़ेगा, तो मैं कितना कर दूंगा, 1 in 40 कर दूंगा, मतलब 40 मीटर पे मैं एक उठा दूंगा। पहले मैं 60 पे उठा रहा था, सोचिए 20 मीटर और जाने के बाद रोड एक उठ रही थी, तो अभी कहीं ना कहीं स्लोप स्टीप हो गया। और इधर ही जब हाई रेनफॉल है तो कितना हो जाएगा, 1 in 33। ठीक है, 1 in 33 हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज है। लास्ट एक और समझते हैं। अब मेरे को डर इस बात का है कि आपको उधर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, चलिए मैं फिर भी कोशिश करूंगा, मैं जहां तक मुझे दिख रहा है, मैंने पहले एक लाइन बनाई थी तो वो लाइन मेरे को दिख रही है। ठीक है, वाटर बाउंड मैकेडम हो गया, ये अपने पास एक और हो गया, इसी में ग्रेवल पेमेंट। क्या हो गया, ग्रेवल पेमेंट। ग्रेवल पेमेंट हो या वाटर बाउंड मैकेडम हो, उसमें 1 in n मतलब 1 in 40 और 1 in 30 से टेबल कैसे याद करनी है, सीक्वेंस से याद करनी है, स्टार्टिंग से याद करना, बड़े इजीली आपको याद हो जाएगी। और याद जो करना है वो प्रेफर करना है यही वाला पहले याद करना है, बाकी सब में ऑन एन एवरेज +10 डिवाइडेड बाई 10 की टर्म्स में जो भी टर्म है वो इधर लिखने जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको समझ आएगा इसका यूटिलाइज हम कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे। ठीक है, इसके बाद जो होगी अपने पास होगी अर्थ रोड। क्या है, अर्थ रोड, मतलब कुछ नहीं है, मिट्टी को ही हमने क्या करा, कई बार कॉम्पैक्ट कर दिया है, जैसा कि आप विलेज वगैरह में देखते होंगे, और उसी पर हमने ट्रांसपोर्टेशन वगैरह के लिए प्रोवाइड करा दिया। अब देखिए सिर्फ ओनली ग्रैंड उसकी क्या बोलते हैं, अर्थ की बनी हुई रोड है, तो वाटर सबसे ज्यादा डैमेज किसको करने वाला है, उसको करने वाला है। अगर वो थोड़ी देर भी रुक गया तो पानी वो अंदर चले जाएगा और रोड हो गई खराब। तो इसका जो होने वाला है वो होने वाला है 1 in 33। क्या होने वाला है, 1 in 33। और यही अगर हाई रेनफॉल है, हैवी रेनफॉल है, तो वो क्या हो जाएगा, 1 in 25। क्या हो जाएगा, 1 in 25। अब देखिए आपको मैं प्रेफर करूंगा हाई रेनफॉल याद करने के लिए। क्यों, हाई रेनफॉल में क्या है 1 in 50, जब क्या है हाई टाइप बिटुमन हो या क्या है सीमेंट कॉन्क्रीट रोड हो 1 in 50।
उसके बाद थिन बिटुमन हो तो 1n40। ये क्वेश्चंस भी आपको एमसीक्यूज में मिलेंगे डैम श्योर। दूसरा क्या हो गया, थिन टाइप बिटुमन हो मतलब बिटुमन की क्वालिटी थोड़ी डिक्रीज हुई है या साइज डिक्रीज हुआ है तो 1n40। और उसके बाद क्या है, अपनी ग्रेवल रोड हो या वाटर बाउंड मैकेडम हो 1 in 33% या 33 1 in 33% वाला कुछ नहीं है, परसेंट वाला मैं भी समझाऊंगा कैसे निकालते हैं। और अपना अर्थ रोड है तो 1 in 25 मतलब 25 जाने पर ही एक उठा देंगे, ठीक है। अगर कहीं मैंने जो अब जो आप स्क्रीन पर फोटो देख रहे होंगे उसमें ये परसेंटेज में भी दे रखा है। जैसे कि हम कैम्बर को रिप्रेजेंट करने के लिए 1 in n में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और किस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, x परसेंटेज में, मतलब x in 100। एक ही बात होने वाली है, x in 100, ठीक है। अब देखिए इसका परसेंटेज निकालना है 1 in 60 मतलब परसेंटेज निकालना है तो क्या हो जाएगा 1/60 इंटू 100। ऐसे इसका परसेंटेज निकालना है 1/50 इंटू 100 तो कितना, ये कितना आ रहा है 2% भी बोल सकता हूँ मैं इसको। ये क्या हो जाएगा 2.5 के आसपास हो जाएगा 1 in 60 वाला 2%, और ये 2 से और थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें मतलब बढ़ जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको अब जो स्क्रीन पर आप जो फोटो देख रहे हैं उसमें ये पूरा चार्ट आपको अच्छे से दिख रहा होगा। मैंने जो टर्म शॉर्ट में लिखी थी वो भी आपको पूरी अच्छे से दिख रही होंगी। तो आप इसको रोक कर अपनी कॉपी में जरूर बनाएं, क्योंकि यहाँ से मैक्सिमम टाइम मतलब हर ईयर में किसी ना किसी सेट में एक क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो मैं चाहूंगा आप इसको बिल्कुल अच्छे से समझ लें, ठीक है। अब बात करते हैं कि हम इसको प्रोवाइड कैसे करते हैं। ये तो हो गया कि हम इतना स्लो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि प्रोवाइड कैसे करते हैं। अब वो समझेंगे जब तक आप जो आपकी स्क्रीन पर जो पिक आ रही है अभी उसको नोट डाउन करेंगे अच्छे से। अब बात करते हैं टाइप ऑफ चैम्बर। चैम्बर क्या होता है, कितना देते हैं वो हमने समझ लिया। अब किसकी बात करेंगे, टाइप ऑफ चैम्बर, ठीक है। सबसे पहले अपना स्टेट बना के दिखा देता हूँ, जो कि क्या है अपना स्टेट। दूसरा जो होने वाला है वो होने वाला है अपना पैराबोला। थोड़ा सा मैनेज कर लेना, मैं बोल दे रहा हूँ इसलिए ये पैराबोले वाला है। और तीसरा जो होने वाला है वो अपना क्या होने वाला है, थोड़ा सा स्ट्रेट थोड़ा सा स्ट्रेट, फिर क्या होने वाला है पैराबोला। तो ये क्या है मिक्स्ड, मैं इधर अब लिख भी देता हूँ MIXED मिक्स्ड। ये क्या है पैराबोला, ये क्या है पैराबोला, और ये क्या है अपना स्ट्रेट। तो तीन तरह से हम कैम्बर दे सकते हैं, तीन तरह से कैम्बर दे सकते हैं। पहला है स्ट्रेट, दूसरा है पैराबोला, थर्ड क्या है मिक्स्ड, ठीक है। अब देखिए मैं आपको कैम्बर में हमें यही तो निकालना है कि कितना मैं ऐसे ट्रेवल करूं और कितना मेरे को उठाना पड़े, ये दो चीज तो हम समझ लिए। अगर मान लीजिए इसकी विड्थ क्या है W है, क्या है W, तो मैं इतना ये जो मैंने ट्रेवल करा है ये क्या हो जाएगा W/2 होने वाला है दोस्तों। अगर ये थीटा है तो आप tan थीटा की मदद से ये आराम से लिख सकते हैं। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये वाली कितनी आने वाली है, ये वाली आने वाली है W/2n, ठीक है। अगर मैं किसी भी रोड के सेंटर पे जाऊं तो मेरे को कितना कैम्बर देना है W/2n। एन की वैल्यू मैंने अभी सबको बताई थी, सारे केस में बताई थी 1 in n हाई रेनफॉल लो रेनफॉल, ठीक है। तो वो आप सब समझ ही गए अच्छे से। ये चीज इस पे अभी इसी पर एक न्यूमेरिकल करने वाले हैं तो इसको तो भूलना है ही नहीं, ठीक है। अब देखिए अब दूसरा भी केस क्या है, दूसरा केस में देखते हैं क्या है पैराबोलिक केस है। क्या है कैम्बर हम कैसे दे रहे हैं, धीरे धीरे स्लोप में ग्रेजुअली इंक्रीज करते हुए जा रहे हैं, और थोड़ी सरफेस भी क्या है कर्व। तो सेंटर का तो हमें पता है, सेंटर का तो हम ये निकाल चुके हैं, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं ये भी तो ऐसे करके स्ट्रेट ही बनता है। अगर मैं बनाना चाहूँ तो उस पर मैंने उसको थोड़ा सा और अच्छे बनाने के लिए पैराबोलिक कर दिया है। तो सेंटर का तो यही होने वाला है क्या W/2n। पर मेरे को मान लो यहाँ पर निकालना है, ठीक है, या यहाँ पर निकालना है, मतलब ये वाली डिस्टेंस निकालनी है जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ y से। किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, y से। तो y की वैल्यू में, और ये जो हम ट्रेवल करें ये क्या है x डिस्टेंस ट्रेवल करें, तो मेरे को कितना कैम्बर देना है ये चीज निकालनी। तो मैं इसका डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता हूँ, क्योंकि ना तो मेंस में अभी तक कुछ आया है इसके ऊपर, ना प्री में कुछ आया। तो एक बार फिर भी आपको आइडिया होना चाहिए, काफी सिंपल है। y बराबर क्या हो जाएगा 2x² डिवाइडेड बाई WN, क्या हो जाएगा 2x² डिवाइडेड बाई WN, ठीक है। अब देखिए अगर x की वैल्यू कुछ भी है तो y की वैल्यू हम ऐसे निकाल सकते हैं, बट x की वैल्यू जब W/2 हो जाए मतलब मैं कहां पर पहुंच जाऊं सेंटर पर, तो यही वैल्यू आनी चाहिए। कौन सी वैल्यू आनी चाहिए W/2n। अब देखिए
अगर मैं x की वैल्यू w/2n रखता हूं तो क्या हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा w स्क्वायर और नीचे क्या हो जाएगा 4n स्क्वायर, क्या हो जाएगा 4n स्क्वायर। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो जब मैं x की वैल्यू w/2 रखूंगा, सेंटर पे होगा तो मैं क्या रखूंगा, पुट x बराबर w/2। अब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा, देखिए 2w स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4wn, यही तो आएगा। मैं x की वैल्यू जब w/2 रखूंगा तो ये जो इक्वेशन बनेगी ये बनेगी। जब मैंने देखी w से एक w कट गया, 2 से ये 2 टाइम्स कट गया, तो क्या बच रहा है w/2n, तो मतलब अपने दोनों के सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। तो आप इसको ना समझकर, ये मैंने बस समझाने के लिए लिखा हुआ है, तो आप इसको नोट डाउन नहीं करेंगे, बस y की वैल्यू याद रखेंगे, x की वैल्यू याद रखेंगे और अपना काम आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ सेंटर का भी मिटा देता हूँ। आप y की वैल्यू याद रखना, x की वैल्यू जो भी हम जहाँ पे भी हमसे पूछे वहां पर हम निकाल सकते हैं। y क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई wn, क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई wn। मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि आपको साथ के साथ याद ही होता चले जाए। अगर स्ट्रेट है तो क्या हो जाएगा w/2n, क्या हो जाएगा w/2n, क्या हो जाएगा w/2n, कुछ नहीं है। और y की वैल्यू निकालनी तो देखो 2 ऊपर जाएगा w नीचे आएगा, 2 ऊपर आया w नीचे आया, और x स्क्वायर ऐड करना है। क्या ऐड करना है सर, x स्क्वायर ऐड करना है। ठीक है, नेक्स्ट है, इसमें कुछ स्ट्रेट है कुछ ये है, तो ये हमारे अभी तक जब पैराबोल में कहीं यूज नहीं हुआ तो मिक्स्ड वाला कभी यूज होगा नहीं, ना उसके हमें एनालिसिस और डिजाइन पढ़ना है। ठीक है, यूज नहीं हुआ तो मिक्स्ड वाला कभी यूज होगा नहीं, ना उसके हमें एनालिसिस और डिजाइन पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले चलो मैं फिर इसका क्वेश्चन क्या है ना थोड़ी देर बाद में कराऊंगा, जिससे कि आपको ये भी आइडिया रहेगा। जब आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको जो मैंने टेबल दिखाई थी और जो बनाकर समझाई थी वो आपको कितनी याद है, आपको उससे अपना थोड़ा माइंड का आइडिया लग जाएगा कि आपकी कैचिंग पावर कितनी है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। अब सबसे पहले हम बात करेंगे पेमेंट विड्थ की, कि पेमेंट की विड्थ कितनी कितनी होती है, कैसे कैसे क्या क्या प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो मैं हेडिंग डाल देता हूँ। अब जो मैं हेडिंग डाल रहा हूँ देखते, ओहो कोई नहीं। अब जो मैं हेडिंग डाल रहा हूँ क्या डाल रहा हूँ, पेमेंट विड्थ। तो देखिए पेमेंट की विड्थ मतलब पेमेंट कितनी चौड़ी रखेंगे, ये सारा हमारे पास पहले से ही फिक्स्ड है, पहले से ही डिफाइंड है। बस आपको ये पता करना है कि 2 लेन रोड है या सिंगल लेन रोड है, 2 लेन विद कर्व है कि नहीं, कर्व क्या है उसको थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। उसके बाद मैं अच्छे से डिफाइन करूंगा कि कर्व क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं, ये आपको इजीली हर कोचिंग में नहीं बताया जाता। ठीक है, तो पेमेंट विड्थ क्या आती है हमारे पास पहले से ही डिफाइंड है, पर हम इसको जो हम डिफाइन जिससे करिए पहले मैं वो समझ लेता हूँ। डिफाइंड भाई, डिफाइंड बोल दो या प्रोवाइड बोल दो, डिफाइंड बाय यूजिंग डिजाइन ट्रैफिक वॉल्यूम। क्या डिजाइन ट्रैफिक वॉल्यूम, क्या है डिजाइन ट्रैफिक वॉल्यूम। अब देखिए अभी हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था ट्रैफिक वॉल्यूम, मैंने इधर डिजाइन भी जोड़ा है, तो ये ट्रैफिक वॉल्यूम अलग है और डिजाइन ट्रैफिक वॉल्यूम क्या है अलग है। तो डिजाइन ट्रैफिक वॉल्यूम को एक बार समझ लेते हैं, पहले मैं समझा देता हूँ उसके बाद इसको लिखूंगा कि ये क्या है। इट इज द मैक्सिमम आवरली ट्रैफिक वॉल्यूम, क्या है मैक्सिमम आवरली ट्रैफिक वॉल्यूम है इफ वी प्लेस्ड इन 80, इफ वी प्लेस्ड इन 30th मैक्सिमम डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, इफ वी प्लेस्ड इन 30 मैक्सिमम डिक्रीजिंग ऑर्डर। अभी शायद आपको नहीं समझ आएगा क्योंकि मैंने डिफाइन बोल दिया था, डेफिनेशन याद आ गई तो मैंने वो बोल दी थी। समझते हैं कि हमारे पास 30th मैक्सिमम क्या है, 30th मैक्सिमम आवरली ट्रैफिक वॉल्यूम क्या है 30th पे। जो मैं जो एक टेबल बनाऊंगा वो भी आपको समझ में आएगी, उसमें जो 30th पे है ना वही क्या हो जाएगा अपना डिजाइन ट्रैफिक वॉल्यूम, क्या हो जाएगा डिजाइन ट्रैफिक वॉल्यूम। तो ठीक है, देखिए हमें इसमें क्या होगा ना पर आवर रीडिंग लेनी होती है, पर आवर हम क्या लेंगे इसमें रीडिंग लेंगे, एक्स हो सकती है, वाई हो सकती है, जेड हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। और कब तक लेंगे, इन फुल ईयर, मतलब पूरे एक साल हम रीडिंग लेंगे पर आवर में। समझ रहे हो आप कितनी रीडिंग होने वाली है, एक दिन में 24 घंटे, मतलब 24 घंटे रीडिंग ली जाएगी। और एक साल में 365.12 सोलर डेज होते हैं। ठीक है, सोलर डेज क्या है, अगर भगवान ने चाहिए तो मैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी भी पढ़ाऊंगा।
तो ठीक है, पूरे 1 साल तक हम रीडिंग लेने वाले हैं। तो लगभग जो रीडिंग होने वाली है ना, वो होने वाली है 864000 या 00, मैं श्योर नहीं हूँ, आप कैलकुलेट कर लेना, ये तो कोई इतना वो हार्ड एंड फास्ट वाला सिस्टम है नहीं, ठीक है। तो इतनी सारी रीडिंग हम लेने वाले हैं और उसको अरेंज करेंगे कैसे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अरेंज कैसे करेंगे, 1 2 3 .30 डिक्रीजिंग ऑर्डर में। जैसे कि मान लीजिए सबसे मैक्सिमम जो आवरली ट्रैफिक वॉल्यूम आया था वो मेरे पास आया था 1000, क्या आया था 1000 आया, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो मैक्सिमम मेरे पास आया वो आया 998। ऐसे मैं अरेंज करता हुआ जाऊंगा और मैं 30th पे जो आएगा, क्या है किस पे आएगा, 30th पे जो आएगा उसको, जैसे कि मान लो 845 आया, क्या आया 845 आया, ठीक है। 845 जो आया तो मैं इसी को बोल दूंगा कि यही क्या है अपना डिजाइन ट्रैफिक वॉल्यूम है। अब मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो चलिए मैं इसको डिजाइन ट्रैफिक वॉल्यूम को भी एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, डिफाइन कर देता हूँ, जिससे कि आप अपने नोट्स में बनाएंगे तो इन केस आप कभी भूल जाए तो याद रहेगा। इसको बने रहने देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो डिजाइन ट्रैफिक वॉल्यूम जो होता है ना, वो होने वाला है अपना, लिख देता हूँ डिजाइन ट्रैफिक वॉल्यूम, छोटा लिख देता हूँ, डिजाइन ट्रैफिक वॉल्यूम क्या होने वाला है, इट इज द मैक्सिमम 30th, मतलब 30वें नंबर पर जो हमारा मैक्सिमम है, अगर मैं उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करता हूं तो वो है मैक्सिमम 30th आवरली ट्रैफिक वॉल्यूम इफ वी अरेंज, कैसे ऑर्डर में अरेंज करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। इफ वी अरेंज in decreasing order, if we arrange in decreasing order of per hour reading, पर आवर लेनी है, मतलब एक दिन में 24 और एक साल में 864000 या 00 पर आवर रीडिंग इन फुल ईयर, इन फुल ईयर मतलब 1 साल तक मैं ये चीज प्रोसीजर करने वाला हूँ। उसके बाद मैं उनको अरेंज करूंगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मैक्सिमम पहले पाएगा, सेकंड मैक्स सेकंड पे, थर्ड मैक्स थर्ड पे, ऐसी 30th मैक्स जो है ना आवरली ट्रैफिक वॉल्यूम, वही क्या हो जाएगा अपना डिजाइन ट्रैफिक वॉल्यूम, क्या हो जाएगा डिजाइन ट्रैफिक वॉल्यूम। मैं इधर थोड़ा शॉर्ट में लग रहा हूँ क्योंकि वीडियो नहीं तो बहुत ज्यादा बड़ी होने वाली है, और ज्यादा बड़ी वीडियो का ना बच्चे अच्छे से मन से नहीं पढ़ पाते। 30 घंटे का लेक्चर मोर देन 30 मिनट का लेक्चर मोर देन सफिशिएंट होता है, अगर उसमें डाटा अल्टीमेट लेवल वाला हो तो, ठीक है। तो ये चीज हो गई अपने डिजाइन ट्रैफिक वॉल्यूम। अब अपन के पास जो डिजाइन ट्रैफिक वॉल्यूम जो IRC ने किया हुआ है, उसके बेसिस पर उन्होंने जो हमको बताया हुआ है कि पेमेंट विड्थ क्या क्या लेनी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले इधर लिखता हूँ क्लास ऑफ रोड, लिखता हूँ क्लास ऑफ रोड, और इधर जो अपने पास जो होगी अपनी क्या होगी पेमेंट विड्थ, क्या होगी पेमेंट विड्थ, ठीक है, क्या होगी पेमेंट विड्थ। ये एक तो बोर्ड काफी छोटा है, भगवान ने चाहिए तो मैं अपना पर्टिकुलर एक रूम लूंगा अलग से, उसमें सिर्फ स्टूडियो सेट करूंगा। अगर आप लोगों का साथ रहा तो ये काम जल्दी ही हो जाएगा, कोई शक नहीं है, ठीक है। पेमेंट रोड, सबसे पहले अपन बात करते हैं सिंगल वे, सिंगल लेन, सिंगल लेन, ठीक है, क्या है सिंगल LANE, ज्यादा ऊपर चले गया, क्या हो गया सिंगल लेन। सिंगल लेन की जो हमको डिफाइंड है वो क्या है 3.75 मीटर। ये आपको टेबल याद होनी चाहिए और टेंशन नहीं लेना है। जब अपन न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं ना तो इस पर काफी न्यूमेरिकल्स करेंगे, और कई बार मैं आपको क्वेश्चंस में जानबूझकर ही नहीं दूंगा कि कितनी विड्थ है, तो आप ऑटोमेटिकली उसकी डिजाइनिंग करने लग जाएंगे, ठीक है। ये हो गया पहला। सेकंड है अपना टू वे, टू वे लेन विद कर्व। कर्व क्या है, बस इस टॉपिक के बाद हम कर्व को ही डिफाइन करूंगा, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। टू वे कर्व, टू वे लेन विद कर्व, तो उसके लिए अपने पास जो होने वाली है वो होने वाली है 7.5 मीटर, क्या होने वाली है 7.5 मीटर। ये 0.5 जो बढ़ा ना वो किसकी वजह से बढ़ा,
कर्व की वजह से बढ़ा। ठीक है, थोड़ा सा हो जाइए, कर्व को मैं बड़े प्यार से मैं सोच रहा हूँ एक बार अच्छे से ही पढ़ा दूँ, यहाँ पढ़ाऊँ और उधर भी पढ़ाऊँ तो थोड़ा टाइम का भी वेस्ट हो जाए और बच्चे डिस्ट्रैक्ट होंगे, मैं भी डिस्ट्रैक्ट होऊंगा अपने टॉपिक से। थर्ड है टू वे लेन विदाउट कर्व। क्या है? टू वे लेन विदाउट कर्व। जैसा कि मैंने बताया कि 0.5 जो बढ़ा वो किसकी वजह से बढ़ा? कर्व की वजह से बढ़ा। तो मैं कर्व नहीं है तो 0.5 डिक्रीज कर दूंगा उधर से, सिंपल। तो क्या हो जाएगा? 7 मीटर। क्या हो जाएगा? 7 मीटर। ठीक है, और उसके बाद जो अपना है, उसके बाद है अपना फोर्थ है इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट मतलब बीच का, इंटरमीडिएट, जिसकी वैल्यू जो होने वाली है वो होने वाली है 5.5 मीटर। मतलब देखिए सिंगल से ज्यादा और टू लेन से कम। कई बार क्या होता है ना, जैसे कि अपने पास कोई भी पर्टिकुलर सिटी ले लीजिए, जैसे भरतपुर में ले लिए, हमारे पास इससे तो ज्यादा ट्रैफिक है, मतलब जिसमें इतनी विड्थ से काम नहीं हो पा रहा, पर अगर मैं टू वे लेन दे देता हूँ तो वो बहुत ज्यादा हो जाएगी, उसका भी मैं यूटिलाइज नहीं कर पा रहा। तो उधर में क्या देता हूँ? इंटरमीडिएट लेन। क्या देता हूँ? इंटरमीडिएट लेन, मतलब बीच का ट्रैफिक है तो हमने बीच का दे दिया। और उसके बाद लास्ट जो बचता है वो बचता है मल्टीपल लेन। क्या बचता है? मल्टीपल। तो मल्टीपल लेन, तो उसका जो अपने पास वो हो जाएगा सिंपल, वो हो जाएगा 3.5 इंटू कैपिटल एन। क्या हो जाएगा? अगर हम मल्टीपल लेन केस है तो वो क्या हो जाएगा? 3.5 इंटू कैपिटल एन। एन क्या होने वाला है? नंबर ऑफ लेन होने वाले। जैसे कि अगर 2 लेन है, कितनी लेन है? 2 लेन है, तो 3.5 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 7। इसमें कर्व इंक्लूड हम नहीं कर रहे। ठीक है, 3 लेन है, 4 लेन है, 4 का करके देख लो, 4 इसका क्या हो जाएगा? इंटू 4 20, 4 दूनी 12, मतलब 14 के आसपास हो जाएगा। तो ये काफ़ी अलग है 4 लेन का वगैरह, काफ़ी रेयर केस में डिजाइन किए जाते हैं। बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस वे हो, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक वॉल्यूम हो, उस केस में डिजाइन किए जाते हैं। तो ठीक है, ये चीज़ बिल्कुल टेबल क्लियर है। और मैं अब इसको स्क्रीन पर भी दिखा देता हूँ बुक का फोटो, जिससे आप और अच्छे से समझ पाएंगे। क्योंकि अगर मैं एक्सप्लेन नहीं करता, डायरेक्ट आपको टेबल दे देता, तो थोड़ा समझने में मुश्किल होने वाली थी, डैम श्योर। तो इसलिए मैं हर चीज़ को पहले एक्सप्लेन कर रहा हूँ बाई सेल्फ, और उसके बाद मैं आपको फोटो दिखा रहा हूँ किसी भी चीज़ का। तो आप उस टेबल को, उस वीडियो को वॉच करके टेबल को कॉपी में प्लीज़ नोट डाउन कर लें, क्योंकि ये कंटेंट ना काफ़ी अल्टीमेट लेवल का दे रहा हूँ, डैम श्योर। क्योंकि मैंने भी जब पढ़ा था ना, तो हमारे टीचर ने इसका 50% पढ़ा के निकल लिए थे। देखो, जो चीज़ सच है वो सच है, मैं बोलने से शर्माता नहीं हूँ। ठीक है, तो मैं एक बार चौक ले लेता हूँ, जब तक कि स्क्रीन पे आपका पिक भी लगा रहेगा। फोटो मैं हटाऊंगा नहीं जब तक चौक ले आता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने रफ तो मैंने पहले ही कर दिया। तो अब चलिए, हमने जो एक क्वेश्चन मैंने बताया था ना, अभी हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कैम्बर की डिजाइनिंग पढ़ी थी, उसके ऊपर एक चलिए न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा और टॉपिक रह गया, उस पर इस वीडियो को एंड करेंगे। क्या है? क्वेश्चन है ना आपके पास? क्वेश्चन जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या मैं पढ़ देता हूँ कि ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास, रेनफॉल इन हैवी टू वे डिफरेंट रोड्स इज कंस्ट्रक्टेड। ठीक है, क्या है? रेनफॉल का हैवी है, 2 डिफरेंट टाइप्स की रोड है, उधर हमें कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, तो जैसा सबसे पहला है टू वे स्ट्रेट हाईवे, 2 लेन स्ट्रेट हाईवे विद बिटुमन कंक्रीट सरफेस। क्या बोल रहा है? बिटुमिनस कंक्रीट सरफेस। तो ठीक है, तो सबसे पहले, और उसकी हमें सेकंड वाले में दे रखा है WBM, मतलब वाटर बाउंड मैकेडम ऑफ विड्थ 3.8 मीटर। और क्वेश्चन जो हमसे पूछा है वो बोल रहा क्या है? डिजाइन कैम्बर अज्यूमिंग स्ट्रेट लाइन। क्या है? अज्यूमिंग, डिजाइन कैम्बर अज्यूमिंग स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो क्वेश्चन आप पॉज करके वीडियो लिख ही लोगे, अब तो आप समझ ही गए हैं मेरा पढ़ाने का तरीका। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन लिखते हैं। सबसे पहले अपना क्या है? 2 लेन है, अब 2 लेन है और डिजाइनिंग जो करनी है, चलो मैं इधर बता दूंगा हल्का सा। डिजाइनिंग जो करनी है वो कैसे करनी है? स्ट्रेट लाइन। जैसा कि मैंने आपको समझाया था, कैम्बर हम 3 तरह से डिजाइन कर सकते हैं। पहला स्ट्रेट, दूसरा क्या अपना पैराबोलिक, और तीसरा क्या मिक्स। तो हमेशा जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो डैश स्ट्रेट पर ही आएगा, 99% चांस है। तो स्ट्रेट वाले में जो हम
कैम्बर जो प्रोवाइड करते हैं, मान लीजिए मैं कैम्बर को सी से डिफाइन कर देता हूँ, तो वो हम क्या डिफाइन कर रहे थे, W/2N, ठीक है। W क्या है, विड्थ ऑफ पेमेंट, W क्या है, विड्थ ऑफ पेमेंट, जो कि मैंने उधर नहीं बताई थी, क्योंकि मेरे को पता था मैं न्यूमेरिकल करूंगा तो उधर ही अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। N क्या है, N मैंने आपको समझाया था कैम्बर की टेबल से, 1 in N, 1 in N, 1 in N, और जो है वो है रेनफॉल है, वो कैसी है, हाई रेनफॉल, ठीक है। तो आप देखिए केस फर्स्ट जो बोल रहा है हमको, केस फर्स्ट जो बोल रहा है वो बोल रहा है हमको क्या बोल रहा था, 2 वे लेन है, 2 वे लेन है और स्टेट हाईवे विद बिटुमिनस सरफेस। देखिए अगर सिर्फ ओनली बिटुमिनस बोलता है तो हम उसको अज्यूम करेंगे कि वो क्या है, हमारे पास हाई क्वालिटी बिटुमन्स है। क्या है, हाई क्वालिटी बिटुमन। अगर वो जब तक थिन नहीं बोलेगा तब तक आप अपना दिमाग नहीं लगाएंगे और उसको हम हमेशा फर्स्ट के केस में रखेंगे। तो देखिए एक चीज तो मेरे को यहाँ से पता पड़ गई कि हमारे पास जो मैंने क्लास डिफाइन करी थी वो कौन सी क्लास का है, फर्स्ट क्लास का था, ठीक है। दूसरा क्या है, हाई रेनफॉल की टेबल मैंने इधर ही बनाई थी। हाई रेनफॉल है, बिटुमिनस का केस है, तो जो स्लोप का जो कैम्बर होने वाला था वो मैंने क्या बताया था, 1/50। तो अब आपको शायद थोड़ा मजा भी आया होगा कि हमने जो टेबल पढ़ी थी उस पर एक आराम से प्यारा सा छोटा सा न्यूमेरिकल भी किया है। तो एन की वैल्यू क्या होती है, 1 in N से रिप्रेजेंट करते हैं। एन की वैल्यू इधर क्या हो गई, 50 हो गई, ठीक है, सॉरी। तो एन की वैल्यू क्या हो गई, 50 हो गई, ठीक है। अब देखिए 2 वे लेन है, बोला है क्या, कर्व है कि नहीं, तो कर्व जब तक बोला नहीं है तो हम उसको क्यों अज्यूम करेंगे कर्व है कि नहीं। तो 2 वे लेन है तो उसकी विड्थ क्या होने वाली है, W जो होने वाली है वो होने वाली है हमारे पास 7 मीटर, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट केस था, 2 वे लेन था, जिसकी हमें W जो अभी जो टेबल पड़ी है उसी की मदद से लिख दिया मैंने, विड्थ क्या होगी 7 मीटर। तो आपको आइडिया लग गया होगा कौन सी टेबल कितनी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो मैं जो भी टेबल लिखाया है जिस पर मैं स्टार मार्क कर दूं उधर से क्वेश्चन भाइयों बनना ही बनना है, ठीक है। और n जो मैंने 1 in N की जो वैल्यू है वो कितनी होने वाली है, मतलब सिर्फ n की वैल्यू बोलूँ या मैं 1 in N की वैल्यू बोलूँ, तो वो मेरे पास होने वाली है 1 in 50, मतलब n की वैल्यू क्या है 50, n की वैल्यू क्या है 50। ये मैंने कहाँ से सीखा, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही समझाया था, कैम्बर की एक चार्ट आपको दिखाया भी था, बुक का फोटो, ठीक है, उसको कैप्चर करके। तो ठीक है, अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। अब स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो स्ट्रेट लाइन मेथड हमसे बोलता है क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, W/2N वो फॉर्मूला है, इसमें वैल्यू पुट करेंगे। तो W जो होने वाला है वो हमारे पास होने वाला है 7 मीटर अपॉन 2 इंटू N की वैल्यू जो होने वाली है वो है 50। क्या इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते क्या, भाई आराम से सॉल्व कर सकते हैं। और इसका जो आंसर आने वाला है वो आने वाला है लगभग 0.07 मीटर आंसर। तो ये हो गया इसका पहला पार्ट, ठीक है। यही अगर मैं दूसरी पार्ट की डिफाइन बात करूं, पहला पार्ट मैंने उधर क्लियर कर दिया, दूसरा मैं यहाँ कर देता हूँ। वाटर बाउंड मैकेडम है, क्या है, वाटर बाउंड मैकेडम, जिसकी हमें विड्थ पहले से दे रखी है, कितनी है 3.8 मीटर दे रखी है, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। W तो हमें पता पड़ गया, बात आई N की। N के लिए थोड़ा सा मेडिटेशन की जरूरत है, कैम्बर की टेबल याद करेंगे। वाटर बाउंड मैकेडम कौन से केस में था, वाटर बाउंड मैकेडम तीसरे केस में था, और तीसरे केस में जब पहले का 1 in 50 है तो तीसरे केस में क्या हो जाएगा 1 in 33। तो N की वैल्यू इस वाले केस में कितनी है 33। सेम फॉर्मूला आप लगाएंगे, आंसर निकालेंगे और आंसर को कमेंट जरूर करेंगे। लेट मी नो कि आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे। अगर आपको डाउट होता है तो मैं अपना टेलीग्राम का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में लीव कर दूंगा या बोर्ड पर ही लास्ट में लिख दूंगा, तो आप मेरे से उधर भी पूछ सकते हैं। पर इसमें कोई ऐसा समझाने वाला क्वेश्चन कोई है ही नहीं। W/2N, W की वैल्यू पता है, N की वैल्यू मैंने आपको बता दी 33, आराम से निकाल लेना। आंसर के लिए आप एक बार मेरे को कमेंट कर देना, मैं आपको पर्सनली रिप्लाई करूंगा उसका कि आपका आंसर सही है कि नहीं। तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर हम सिंगल वे कम्युनिकेशन करेंगे या सिर्फ मैं आऊँगा पढ़ा जाऊँगा, कोई फायदा नहीं होगा उससे। आप कमेंट करिए, डैम श्योर मैं आपका आज नहीं तो कल कमेंट का रिप्लाई जरूर करूँगा। आपको जो भी डाउट है या मेरे को हिंट देना चाहते हैं कि नहीं सर आप क्वेश्चंस को बाद में कराइए या क्वेश्चंस हैंड टू हैंड टॉपिक के साथ कराइए, जो भी आपको फील आता है तो वो आप चीज़ कर लेना। जैसे कि हमने कैम्बर की टेबल काफ़ी पहले पढ़ी थी और क्वेश्चन मैंने अब डिस्कस करा है। इससे फ़ायदा क्या होता है, इससे फ़ायदा जो होता है वो ये कि आपको पता पड़ जाता है कि आपका माइंड स्टेट किस लेवल में है, कितना आपका माइंड
इजीली ग्रैब करता है चीज़ों को, कितनी देर तक उसको बनाए रख सकता है अपने ऊपर। ठीक है, तो अगला जो अपन पढ़ने वाले हैं वो है मीडियन। क्या है मीडियन, या मैं इसको बोल सकता हूँ ट्रैफिक सेपरेटर। ट्रैफिक सेपरेटर, मीडियन है ट्रैफिक सेपरेटर। चलिए इसको देख लेते हैं मैं डायग्राम से। ठीक है, तो ये चीज मैंने बताई। ये क्या है, मान लीजिए अपना फुटपाथ है। क्या है, फुटपाथ। इस पे कौन चलेंगे, इस पे पैदल चलने वाले लोग चलेंगे। ये अपनी क्या है, लेन रोड है, लेन रोड है। ये 2 वे भी हो सकती है, 3 वे भी हो सकती है, तो मैं इसलिए सिर्फ लेन लिख रहा हूँ। कितने लेन है वो मैं आगे लिख दूंगा, 3 लेन है या 2 लेन है। एंड सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, वो मेरे गलती से फिर लग गया था। ठीक है, और ये क्या है अपना, इधर आपने देखा होगा हाईवे पर जब भी जाते हैं तो बीच में पेड़ लगाए जाते हैं। आपको मैं एक इंटरेस्टिंग बात की बात बताऊँ, जब मैंने हाईवे पढ़ा था तो मेरे को सबसे अच्छा क्या लगा, इन पेड़ों की भी हाइट फिक्स है। इन पेड़ों का लगाने का कुछ पर्पज भी होता है कि हम ये पेड़ क्यों लगाते हैं। ये पेड़ इसलिए लगाए जाते हैं कि ड्यूरिंग नाइट जब इधर से कोई व्हीकल आने वाला है तो उसका लाइट ऑफ फोकस हमारे इधर जाने वाले ड्राइवर पर ना पड़े। तो देखिए कितना सोच समझ के डिजाइनिंग की जाती है। और आपने देखा होगा कि हाईवे के बगल से बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं, बहुत लंबे लंबे पेड़ होते हैं, बहुत बड़े बड़े। उनका भी लगाने का एक पर्पज होता है कि जब अगर हैवी एयर उधर से जा रही है, मतलब कि तूफान बोल लो या हैवी एयर बोल सकते हो आप, स्टॉर्म बोल सकते हो, एयर स्टॉर्म, तो उसकी वजह से अपने इधर कोई डिस्ट्रैक्शन कम से कम हो, विजिबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा हो, इसलिए उनका भी पर्पज होता है। ठीक है, तो ये चीज़ होगी। अब देखिए ये जो आप स्टोन देख रहे हैं ना, आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं जब लेन ऑफ रोड होती है ना, या जिस पे हम कैरेज वे जिसको बोलते हैं, जिस पे हम चलते हैं, उनके बगल में कुछ पत्थर होते हैं जिन पर डिफरेंट कलर होता है, येलो रेड ब्लैक, येलो ब्लैक, येलो ब्लैक। तो जो स्टोन होते हैं ना उन्हीं को बोला जाता है क्या, कर्व। जो आप अभी तक 2-3 बार सुन चुके थे, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कर्व बोलते हैं। अभी मैंने मीडियन समझाया नहीं, वो समझाता हूँ मैं। मीडियन क्या होता है, ट्रैफिक सेपरेटर होता है। जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, ये क्या है, पूरा मीडियन है। यहाँ से इधर जो जाने वाली व्हीकल है, इधर जो जाने वाली व्हीकल है और इधर से जो आने वाले व्हीकल है, वो आपस में मिक्सिंग ना करें, क्योंकि मिक्सिंग के कारण हेड टू हेड कोलिजन के चांस बढ़ जाते हैं और टाइम डिले भी काफ़ी होने लग जाता है। तो इसलिए हम मीडियन का यहाँ पर डिजाइन करते हैं। तो आप बस इतना समझ लीजिए, बाकी ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इंपॉर्टेंट होता तो मैं इसका एनालिसिस भी कराता, इसके बारे में स्लोप में भी कराता। तो मैंने पूरा एनालिसिस किया हुआ, पूरा पास्ट में क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं मेंस प्लस प्री के, उसी की वजह से मैं आपको यहाँ पढ़ाने आया हूँ। तो ये चीज़ हो गई क्लियर। अब कर्व मैंने समझा दिया कि जो बगल में स्टोन्स होते हैं वो क्या होते हैं, कर्व्स। अब कर्व के टाइप पढ़ लेते हैं कि कर्व कितने टाइप के होते हैं। कर्व, अरे यार, कर्व जो होते हैं वो होते हैं अपने 3 तरह के। ठीक है, पहला कर्व क्या होता है, माउंट टेबल। या इसका एक और नाम है लो कर्व। माउंट टेबल या लो कर्व, मतलब ये कर्व होते हैं जैसे कि मान लो ये हल्के से ऐसे होते हैं स्लोप में, ये बिल्कुल स्ट्रेट और ये हल्का सा स्लोप। मतलब माउंट टेबल से मतलब है अगर इमरजेंसी का केस है, इमरजेंसी का केस है तो मैं अपनी गाड़ी फुटपाथ पे लाके उसको पार्क कर सकता हूँ हजार्ड लाइट जलाकर। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया, माउंट टेबल। अब माउंट टेबल है तो इसकी कुछ ना कुछ होगी। भाई ये तो है नहीं मैंने 500 का बना दिया, उस पर गाड़ी के गेट तक वो बना दिया, तो गाड़ी कभी चढ़ पाएगी, गाड़ी कभी नहीं चढ़ पाएगी। तब उसी के बेसिस पे तो माउंट टेबल की जो वो होती है हाइट, वो होती है 100 देखिए ये अभी तक जनरली ना तो पूछा गया है और ना ही कोई बताता है, पर जैसा कि लेवल बढ़ता जा रहा है स्टूडेंट्स का, आप यकीन नहीं करोगे एसएससी जेई में थ्योरी में जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो आजकल ईएस के आ रहे हैं। ईएस में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वही डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करते हैं। तो इसलिए मैं लेवल अपना ईएस का ही कर लूंगा, और ईएस का प्रीवियस ईयर, एसएससी जेई का प्रीवियस ईयर कोशिश करूंगा, गेट का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर खत्म होने के बाद उसको कराऊं। ठीक है, तो पहला हो गया माउंट टेबल, दूसरा हो गया अपना सेमी बैरियर, सेमी बैरियर टाइप, सेमी बैरियर टाइप। अब देखिए सेमी बैरियर है कि अगर बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी है तो आप गाड़ी उस पर चढ़ा सकते हो, पर आपकी गाड़ी कुछ ना कुछ डैमेज होगी, इजीली आप नहीं चढ़ा पाओगे। तो नाम से क्लियर हो रहा है क्या, सेमी बैरियर टाइप। तो सेमी बैरियर टाइप में जो हाइट हम देने वाले हैं कर्व को, वो कितनी होने वाली है, 150 mm होने वाली है।
और लास्ट बच जाता है वेरिएट टाइम, जो कि हम देते हैं एक्सप्रेस वे में। वो कितना होगा अपने पास 200 mm। तो क्या होगा अपने पास 200 mm होने वाला है। क्या होने वाला है 200 mm होने वाला है। अब देखिए फिर वेरिएट टाइप, जब हम उसको वेरियर ही नहीं देंगे एक्सप्रेस वे में, मतलब वेरिएट टाइप दे देंगे कर इमरजेंसी आ गई तो देखिए आपने अगर नोएडा वाला एक्सप्रेस वे देखा हो या आगरा टू लखनऊ जो एक्सप्रेस वे गया है, उसमें क्या है ना, ये कर्व जाता है, उसके बाद ये खाली स्पेस आ जाती है। तो इधर जो हाईवे ट्रैफिक पुलिस है वो भी अपनी व्हीकल पार्क कर सकता है, या इमरजेंसी में आप ट्रैफिक जो उधर टोल टैक्स पे उधर इमरजेंसी कॉल करके आपकी वो आ जाएगी, ट्रॉली वो आ जाएगी, टो ट्रक आ जाएगा, वो आपको इधर पार्क कर देगा। तो इसलिए इधर टेंशन भी लेने वाली बात नहीं है। एक टेंशन लो कि सर उधर इमरजेंसी का केस आ गया तो हम कैसे चढ़ाएंगे गाड़ी को। तो ये चीज़ क्लियर है। आपने नोट डाउन नहीं करा तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करें और ये लिख लें, क्योंकि ना तो मैं इसकी पिक दिखाने वाला हूँ ना कुछ, तो आप नोट साथ के साथ बनाएं। पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ भाइयों, बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ। और आज का लास्ट टॉपिक जो होने वाला है वो होने वाला है क्रॉस सेक्शन ऑफ रोड, मतलब रोड में क्या क्या होता है वो चीज़ पढ़ने वाले हैं। देखो मैं आराम से थोड़ा सा शायद मैं कई बार जल्दी बोल जाता हूँ, पर उसको आप अगर लगे कि आप स्किप हो गया है तो आप प्लीज़ वीडियो वापस करके देख सकते हैं। यही फ़ायदा होता है ऑनलाइन का। ऑनलाइन में देखो, जैसे कि मैं आपको पिक्स का भी फोटो दिखा पा रहा हूँ, जो मैं टेबल बनाता हूँ, जो मेरे को लगता है कि हाँ ये काम किया, तो मैं उसको फोटो जरूर दिखाऊंगा आपको। आप प्लीज़ उसे नोट डाउन करते हुए चलें। तो ये काफ़ी टेक्नोलॉजी भी बढ़ जाती है। बाकी कम्युनिकेशन में थोड़ा गैप होता है, तो मैंने इसके लिए भी एक आपको बोला है कि आपको कुछ नहीं, कमेंट में मेरे को जो भी डाउट हो या आप कुछ कहना चाहते हो कमेंट में बोल सकते हैं। उसका 1 से या मैक्सिमम 2 दिन में आपका 100% रिप्लाई कर दूंगा। उसके बाद अपना जो हेडिंग है वो होने वाली है क्रॉस सेक्शन स्लोप। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं। क्रॉस सेक्शन स्लोप में क्रॉस सेक्शन ऑफ रोड। ठीक है, तो ये जो होने वाली है ये होने वाली है ऐसे। इसको थोड़ा स्ट्रेट वाला ही बना देते हैं। चलो ये क्या हो गई, ठीक है, ये हो गई ये। उसके बाद ये जाएगी थोड़ा नीचे, फिर ऐसे करके ये, फिर यहाँ पर बाउंड्री लाइन है, 2-3 लाइन है, वो मैं आपको डिस्कस करूँगा। बाकी मैं इसका ये भी इम्पोर्टेंट है, इधर से क्वेश्चन बना हुआ है वो भी समझाऊंगा, तो आपको टेंशन वाली बात कोई है नहीं। और इसका मैं पिक भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ से यहाँ तक, मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक ये जो होने वाला है, ये होने वाला है अपना कैरेज वे, CARRIAGE कैरेज वे। यहाँ से यहाँ तक कैरेज वे, मतलब वो उतनी विड्थ वाली जो हमारे पेमेंट में उतनी विड्थ होती है जहाँ पर व्हीकल मूवमेंट करते हैं या जहाँ पर व्हीकल चलते हैं, वो क्या हो गई कैरेज पे। बाकी आपने देखा होगा कि हम जब भी रोड पे जाते हैं तो रोड के साइड में, जैसे हम जा रहे हैं ऐसे, तो लेफ्ट हैंड साइड में एक वाइट लाइन होती है। वाइट लाइन पर रोड खत्म नहीं होती, उसके बाद भी थोड़ी सी हमें रोड अवेलेबल होती है। तो वो जो रोड अवेलेबल होती है वो किसके लिए काम आती है, वो हमारे उनको बोलते हैं शोल्डर, और वो भी इमरजेंसी पार्किंग के लिए काम आती है, या ट्रैफिक जब ज़्यादा हो तो ओवरटेकिंग में हमें उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये अपने पास जो एक्स्ट्रा रोड है वाइट लाइन के बाद, ये जो एक्स्ट्रा रोड है वाइट लाइन के बाद, ये क्या है अपने शोल्डर। क्या है शोल्डर। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। शोल्डर क्या होती है, कैरेज वे के जस्ट सराउंडिंग में जो रोड अवेलेबल है वो क्या हो गई कैरेज वे के बाद शोल्डर। शोल्डर के बाद अपने पास जो यहाँ से यहाँ तक जो अवेलेबल है, ये जो होने वाला है, ये होने वाला अपना रोड मार्जिन। तो देखिए रोड मार्जिन को समझ लेते हैं कि जब आप भी किसी हाईवे पे गए होंगे तो अगल बगल ऐसे करके थोड़ा स्लाइड में स्लोप सा होता है, उधर काफ़ी स्पेस खाली होती है, वो गवर्नमेंट ने पहले ही परचेज कर ली हुई होती है। क्योंकि जैसे जैसे अगर कोई भी हाईवे डिजाइन किया हुआ है तो आज नहीं तो कल उस पर ट्रैफिक बढ़ना ही बढ़ना है। कम होने के चांस काफ़ी कम है, क्योंकि पॉपुलेशन इंडिया में बढ़ती जा रही है, तो व्हीकल्स की क्वांटिटी बढ़ती जा रही है, तो आज नहीं तो कल बढ़ना ही बढ़ना है। और लैंड की जो कॉस्ट है वो पर ईयर दुगनी होती है, ये आप समझ सकते हो आराम से, दुगनी ही मान लो हाईवे पे। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, उसको पहले ही परचेज कर लेती है। तो उसी को जितना भी एक उसने गवर्नमेंट ने परचेज किया हुआ है उसको क्या बोलते हैं, रोड मार्जिन। क्या बोलते हैं, रोड मार्जिन। ऐसे ये भी क्या हो जाएगा, रोड मार्जिन। क्या हो जाएगा, रोड मार्जिन। और मैं अगर इस रोड मार्जिन के, इस वाले रोड मार्जिन तक एक लाइन खींचूं सॉरी, तो उसको हम बोलते हैं राइट ऑफ वे। क्या बोलते हैं,
राइट ऑफ वे, और मैंने इधर लगाया भाइयों स्टार, मतलब ये क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में कई बार कि राइट ऑफ वे क्या होता है, प्लीज एक्सप्लेन, मतलब एमसीक्यूज में आया हुआ है, ऐसे डिफाइन तो नहीं किया हुआ। तो देखिए राइट ऑफ वे को मैं क्या बोल सकता हूँ, कैरेज वे प्लस ये क्या है, शोल्डर प्लस रोड मार्जिन, क्या है, कैरेज वे प्लस शोल्डर प्लस रोड मार्जिन। मैं लिख भी देता हूँ क्या है, राइट ऑफ वे क्या है, कैरेज वे प्लस शोल्डर प्लस रोड मार्जिन। तो इस पर काफ़ी एमसीक्यूज मिलेंगे कि राइट ऑफ वे क्या है, आपको ऑप्शन मिलेगा जिसमें बोल देगा कैरेज वे और शोल्डर, एक में होगा शोल्डर और रोड मार्जिन, और एक में होगा कैरेज वे, शोल्डर और रोड मार्जिन, तीनों का सम कर देता है तो हम उसको क्या बोल देते हैं, राइट ऑफ वे। तो इस पर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैंने स्टार भी लगाया हुआ है, ठीक है। बाकी इधर आ जाती है अपनी बाउंड्री लाइन्स, ठीक है। तो बाउंड्री लाइन्स में सबसे पहले जो बाउंड्री लाइन है वो अपनी है रोड बाउंड्री, आर बी क्या है, रोड बाउंड्री, मतलब यहाँ तक ये रोड की बाउंड्री है, इधर आप इससे इधर की तरफ कोई कंस्ट्रक्शन इलीगल माना जाएगा, आप इधर कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। उसके बाद जो आएगी बिल्डिंग लाइन, क्या आएगी, बीडी लाइन। इसके बाद जो अपनी आएगी बीडी लाइन आएगी, क्या आएगी, बिल्डिंग लाइन, मतलब यहाँ पर आप बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, बिल्डिंग का डिजाइन कर सकते हो, कोई भी अपना हाउस या पर्टिकुलर मकान है वो बना सकते हो। और इसके बाद भी एक लाइन आती है, जैसे कि यहाँ पे जैसी बिल्डिंग लाइन खत्म होगी उसके बाद जो आएगी वो आएगी अपनी कंट्रोल लाइन, कंट्रोल लाइन। तो जैसा कि मैं आपको चलो फोटो दिखा देता हूँ इसका पूरा अच्छे से, आप फोटो में देख पा रहे होंगे कि बीच वाला क्या है कैरेज में, उसके जस्ट बगल से क्या है शोल्डर, शोल्डर के बाद क्या है अपना रोड मार्जिन, रोड मार्जिन के बाद क्या है अपना, आप देख ही पा रहे हैं क्या है अपना रोड बाउंड्री, रोड बाउंड्री के बाद है अपना बिल्डिंग लाइन। याद रहे बिल्डिंग लाइन में सिर्फ बिल्डिंग कमर्शियल पर्पज के हिसाब से होगी, इंडस्ट्रियल वर्क कोई नहीं करा जाएगा, उसमें फैक्ट्री का कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं है। बिल्डिंग लाइन के खत्म होने के बाद कंट्रोल लाइन है, यहाँ पर आप जो चाहे वो कर सकते हो, आप यहाँ पर आप वो भी कर सकते हो, फार्मिंग भी कर सकते हो, एग्रीकल्चर वगैरह, आप इंडस्ट्री वगैरह भी लगा सकते हो। तो ये पूरा एक टॉपिक था अपना आज का, ठीक है। ये इसमें लास्ट क्वेश्चन ये अपना दिख ही रहा है आपको बोर्ड पर, या जो मैं बार बार बोल रहा हूँ राइट ऑफ वे क्या है, कैरेज वे प्लस रोड मार्जिन प्लस शोल्डर, क्या है कैरेज वे प्लस शोल्डर प्लस रोड मार्जिन। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हमने आज अपने फर्स्ट चैप्टर ज्योमेट्रिक डिजाइन का एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, पेमेंट सरफेस कैरेक्टर, ठीक है। क्या कंप्लीट कर लिया है, पेमेंट सरफेस कैरेक्टर। उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस बेल आइकन, जिससे आप लेटेस्ट अपडेट में रहें। मैं जिस दिन चैप्टर पढ़ाऊँ आप उसी दिन उसको कवर कर लें, तो हम साथ के साथ टू वे कम्युनिकेशन भी पॉसिबल हो पाएगा और आप कोर्स के साथ कभी पीछे नहीं होंगे, क्योंकि जब टाइम ज़्यादा निकल जाएगा तो लोड काफ़ी बढ़ने वाला है, तो इसलिए ठीक है। तो इस चैप्टर को फिर यहीं एंड करते हैं। रही बात मेरे नंबर की, तो नंबर मैं इधर प्रोवाइड करा देता हूँ अपना टेलीग्राम का, 8824535754 पर आप मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हैं एनी टाइम। मैं जब भी फ्री होऊंगा आपका मैसेज का ज़रूर रिप्लाई करूंगा। अभी तक मैंने कॉपी पर पढ़ाया था क्योंकि मैं बोर्ड का अरेंज नहीं कर पाया, तो मेरे पास 2 बच्चों का मैसेज आया था कि सर हमने जो पढ़ा वो आपका काफ़ी समझ में आया, और उन्होंने दोनों बच्चों ने इरीगेशन के ऊपर कमेंट किया था। मैंने इरीगेशन के 2 चैप्टर पढ़ा चुका हूँ, बोर्ड पर पढ़ाऊंगा तो काफ़ी अच्छे से प्यार से और इजी वे में पढ़ाने वाला हूँ, समझा के पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि कॉपी पर तो क्या है 30 मिनट में मैंने पूरा चैप्टर खत्म कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ ऐसा नहीं होगा, यहाँ बिल्कुल प्यार से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। 2 बच्चों के मेरे पास आया था कि सर नोट्स की PDF दीजिए हमें, मेरा एक ग्रुप भी बना हुआ है पर्टिकुलर, उसमें काफ़ी सारे हमारे पास अच्छे और फैकल्टीज़ हैं, जैसे कि हमारे पास उधर हैं आशुतोष सर, आशु जिनका नाम हम उनको प्यार से आशु सर बोलते हैं, प्रगति मैम, ऐसे कई सारे टीचर हैं, निशिकांत सर, वो आपको आपके डाउट का वो भी आपको सॉल्यूशन देंगे, प्रतीक सर, काफ़ी सारे सर हैं उसमें और काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं। तो अगर आप ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरे को इस नंबर पर मैसेज करके बता सकते हैं, मैं आपको ग्रुप की लिंक भेज दूंगा या आपको पर्सनली ऐड कर दूंगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं फिर, और आप वही मैं बोलूँगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर मैक्सिमम, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अच्छी एजुकेशन ले सकें फ्री में, वो भी क्योंकि मैं यूट्यूब पर हाथ से आ गया हूँ, तो ये कभी ना कभी मैं पूरा सारे सिविल के सब्जेक्ट पूरा पढ़ा के ख़त्म करूँगा, चाहे कुछ हो जाए, टाइम कितना भी लग सकता है मैं उसके लिए श्योर नहीं हूँ।
तो चलिए, थैंक यू।